हेलो, नमस्कार, वंदनम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट पर। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्या, हम अपने पार्ट 3 पर आ गए हैं। हम वेक्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे। हमने पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद हमने वेक्टर पढ़ा। अब वेक्टर पढ़ने के बाद हम उसके प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं सारे के सारे हम लेक्चर वाइज क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक खत्म करते हुए जा रहे हैं। ये जो लेक्चर होने वाला है ये आपका आखिरी लेक्चर होने वाला है और इसमें आपको और जो बचे खुचे वेक्टर्स के क्वेश्चन है मैं खत्म करा दूंगा। सब कुछ मैं बोल रहा हूं क्लियरली, सब कुछ जो वेक्टर में अभी तक आया है आप पढ़ चुके होंगे और आपको क्वेश्चंस अब बहुत अच्छे से समझ में आने लगे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और भी जो वेरिएशन है क्वेश्चन के वो इस पर्टिकुलर लेक्चर में क्या कर देंगे, हम घायल कर देंगे, खत्म कर देंगे, सब कुछ अपनी आंखों के सामने से निकाल लेंगे। मतलब हर टाइप के जो वेरिएशन है क्वेश्चन के वो अपनी आंखों के सामने से एक बार निकाल लेंगे। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है वेक्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको जैसे कि पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स ने नीट का कोर्स मॉड्यूल बनाकर रखा हुआ है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन देते हैं वीडियोस का, फिर डीपीपी देते हैं। डीपीपी आपको कहां से डाउनलोड करनी है, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से डाउनलोड करनी है। अगर आपको डीपीपी सॉल्व करते बन जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको उसके सोल्यूशंस भी देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद चैप्टर वाइज MCQs होते हैं, PYQs होते हैं, सबके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराई जाती है। उसके बाद वीकली डाउट सेशन भी होंगे, वीकली इंटरैक्टिव सेशन भी होंगे जहां हम आपसे बात करेंगे, आपसे कुछ बातें पूछेंगे, अपनी कुछ बातें आपको बताएंगे, कुछ मोटिवेशन एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे। और साथ ही साथ जैसे जैसे एग्जाम अप्रोच होने लग जाएगा हम चैप्टर वाइज रिवीजन भी करवाएंगे आपका वन शॉट लेक्चर बनवाकर, और आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बनाकर यह भी चेक की जाएगी कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आप कहां तक अच्छी तैयारी कर चुके हो और कहां तक आप नहीं कर पाए हो, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग है और किन टॉपिक्स में आप वीक हो। ठीक है, चलिए भाई तो स्टार्ट करते हैं 61st क्वेश्चन से। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा शायद पिछले लेक्चर का रह गया है, मुझे कमेंट करके बताया था, नाम भूल गया हूं मैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट का, उसने पूरा लेक्चर देखा और उसने बताया कि क्वेश्चन नंबर 43 आपका रह गया था। बिल्कुल सही कहा है, वो क्वेश्चन मैं आपको इस लेक्चर में करा दूंगा। ठीक है, चलिए। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप टू 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप ड्यू टू अ यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ दिस इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर देन वर्क डन विल बी। आपको वर्क डन निकालना है। याद करो वर्क डन कैसे निकलता था, वर्क डन का फॉर्मूला होता था F डॉट dr, ऐसा कुछ याद है कि नहीं याद है? हाँ सर याद है, स्केलर प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट से आप वर्क निकालते थे। यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पहली बात तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है इस पोजीशन से इस पोजीशन पर, तो ये आपका R2 वेक्टर है और ये आपका R1 वेक्टर है। ठीक है ना, ओके। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसको, अगर आपको थोड़ा सा डर लग रहा हो कि सर ये आपने क्या लिख दिया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख लो। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, R2 माइनस R1 इज 14 माइनस 30, 14 माइनस 3 कितना हुआ 11i कैप। ठीक है, 13 माइनस 2 इज 11j कैप और 9 माइनस ऑफ माइनस 6 इज 9 प्लस 6 15k कैप। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया है। अब आपको क्या चाहिए, एफ वेक्टर चाहिए, फोर्स का वेक्टर चाहिए, वो आपको दिया हुआ है 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3 टाइम्स ऑफ k कैप। ठीक है, चलो आ जाओ, वर्क निकालना है, F डॉट डी करा दे, F डॉट डी। डॉट प्रोडक्ट नहीं करा सकते क्या, 11 इंटू 4 44, 11 इंटू 4 44 एंड आई कैप भी आएगा क्या, नहीं सर डॉट प्रोडक्ट है, 11 इंटू 1 11 और 15 इंटू 3 45, 15 इंटू 3 45, तो ये कितना हो गया 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 10 100, तो आंसर कितना आ गया 100 जूल आ गया। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। If for two vectors A vector and B vector, sum of A plus B is perpendicular to difference A minus B, the ratio of their magnitude is। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ सिंगेज की बुक में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये पॉइंट आपको दिया हुआ है। जब आप सिंगेज की बुक से पढ़ोगे ना तो सिंगेज की बुक में एक डब्बा बना हुआ है, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं उसने। उस इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये पॉइंट है उसका, जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिला है ना, ये सिंगेज की बुक में पॉइंट बनकर आपके सामने है। हमने इसको नोट बनाकर पढ़ लिया था, कोई बात नहीं है ना। अब हमने सिंगेज पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, हमको लेकिन डॉट प्रोडक्ट के बारे में चीजें पता है, और अगर हमको डॉट प्रोडक्ट के बारे में चीजें पता है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर बोल रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है ना, इस परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अच्छा, मैंने यहां लिखा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अच्छा, इनके बीच का अगर डॉट प्रोडक्ट मैं कराऊं तो कितना आएगा, अगर ये दो वेक्टर ये वाला और ये वाला परपेंडिकुलर है एक दूसरे के तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर डॉट प्रोडक्ट आएगा 0। पक्की बात है क्या? हाँ सर पक्की बात है, पक्की बात है। अच्छा, अब देखो ए डॉट ए वेक्टर
डॉट ए वेक्टर, ठीक, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, उसके बाद क्या होगा भैया माइनस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर प्लस में बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर माइनस में बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अच्छा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और साथ ही साथ क्या लिखा है, अच्छा यहाँ पर मुझे क्या लगाना चाहिए था, ये हो गया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस, ये माइनस लगे है ना, तो ये हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, क्या दोनों आपस में बराबर होंगे, अरे हाँ ना, देखो यार ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है कम्यूटेटिव है ना, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कम्यूटेटिव होता है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि एक दूसरे से कट जाएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर के बराबर, यानी कि ए किसके बराबर आ जाएगा, बी के बराबर आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। अब वो बोल रहा है कि रेशो ऑफ द मैग्नीट्यूड बता दो, तो ए बाई बी का रेशो कितना आ जाएगा 1, है ना। इसको आप नोट बनाकर क्या रख लो भैया, अपनी कॉपी में नोट कर लो। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो इंतजार करते हैं कि सर जब नोट्स बना देंगे तो हम वो नोट्स खरीद लेंगे या हमारे पास वो नोट्स आ जाएं कैसे भी करके। दूसरे बच्चे होते हैं जो स्क्रीनशॉट लेते रहते हैं, है ना, उसकी फोटोकॉपी करा लेते हैं। तीसरे बच्चे होते हैं जो फटाफट क्या करते हैं, वीडियो रोक रोक के पॉज कर करके समझ के नोट्स बनाते जाते हैं। तो मैं तो बोलूंगा भाई नोट्स बनाते चलो, तो दिमाग भी चलता रहेगा, हाथ भी चलते रहेंगे, समझ में भी चीजें आती रहेंगी, तीनों चीजें एक साथ होती रहेगी, है ना। अपने खुद के बनाए हुए नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, प्रूवन फैक्ट है। चलो नेक्स्ट, और कलरफुल नोट्स बनाइए। कैसे नोट्स बनाइए, कलरफुल नोट्स बनाइए, ताकि जब आप उसको 2 3 4 5 6 7 पढ़ें तो बोर ना हो। नोट्स जितनी बार देखो उतनी बार अच्छे लगे और अपनी पीठ पर ऐसे थपथपाओ कि वाह यार क्या नोट्स बनाए, मजा आ गया। चलो आगे, A particle moves in the xy plane under the influence of a force such that its linear momentum, ये भी ऐसा देखा सा क्वेश्चन लग रहा है, where a and k are constant, the angle between the force and the momentum is। अब देखो आपको मोमेंटम की इक्वेशन दे दी गई है ना, और वो क्या है, a cos के टी आई कैप, है ना, माइनस ए साइन के टी जे कैप, ये होती है ना, ठीक है, हाँ सर ठीक है। वेयर ए एंड के आर कांस्टेंट्स, द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द मोमेंटम। अच्छा, फोर्स के बारे में कैसे बात करेंगे भाई, फोर्स वेक्टर हम कैसे निकालें, फोर्स वेक्टर हमको पता है सर dp बाई dt के बराबर होता है, तो हमें एक बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कर दें, बिल्कुल कर दीजिए। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ए के साइन के टी, सही किया कि नहीं किया भैया, सही किया कि नहीं किया। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो जाएगा तो माइनस लग गया, के बाहर आ जाएगा तो ए के साइन के टी हो गया। चलो आगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है तो माइनस ए के कॉस के टी जे कैप, सही लिखा है कि नहीं लिखा है। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ठीक है, ए के बाहर निकल आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस के टी, के बाहर निकल आया, ए था, सही, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास फोर्स वेक्टर भी आ गया, फोर्स का वेक्टर भी आ गया। अब वो बोल रहा है कि बताओ इनके बीच में एंगल कितना है। मुझे पता है, देखने से ही मुझे लग रहा है कि इनके बीच का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो डॉट प्रोडक्ट 0 आने वाला है, मतलब एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो आइए डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर करते हैं, आइए। चलो 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 चलो, देखिए ए ये मल्टीप्लाई होगा, कितना बनेगा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर इंटू के कॉस के टी साइन के टी, कॉस के टी साइन के टी, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस ए टाइम ए का स्क्वायर इंटू के साइन के टी कॉस के टी, साइन के टी कॉस के टी, ठीक है ना। आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस ए स्क्वायर कॉस के टी साइन के टी है, ये प्लस ए स्क्वायर के साइन के टी कॉस के टी है। आपको दिख रहा है कि ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को काट देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर किसके बराबर है भाई, 0 के बराबर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो एंगल कितना आ गया भाई, 90 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाँ, एंगुलर मोमेंटम पढ़ा ही नहीं है सर, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m is, क्योंकि हम इसका क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर आपको याद हो कि जब भी आप एंगुलर मोमेंटम की बात करते हो तो वो होता है r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, या आप इसे r क्रॉस mv वेक्टर भी बोल सकते हो, या आप इसे m r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। r क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो इफ अ पार्टिकल ऑफ मास इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v,
पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन एक्स वाई प्लेन एज शोन इन द फिगर, इट्स एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एट एनी टाइम टी विल बी। अच्छा देख लेते हैं भाई, एल वेक्टर आपने बताया सर एम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर के बराबर होता है, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू वी इंटू आर साइन थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या है भाई आपका आर वेक्टर, ये क्या है आपका आर वेक्टर, ठीक है ना, ओके। एंगल की बात करें अगर तो आप इसको एक्सटेंड करते हो, है ना, टेल से टेल जुड़ा तो ये थीटा आया, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या है थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है ना। आर साइन थीटा जरा नोटिस करें क्या होगा, अगर ये आर है तो क्या ये आर साइन थीटा होगा, दिस इज आर साइन थीटा, हाँ कि ना। और ये आर साइन थीटा किसके बराबर है, बी के बराबर है, देखो आर साइन थीटा किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो एम वी बी लिख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जरा डायरेक्शन की बात करें यार, डायरेक्शन कहाँ रहेगा इसका, तो देखो ये आपका आर वेक्टर की डायरेक्शन, दिस इज योर आर वेक्टर की डायरेक्शन, आर क्रॉस वी है, आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी, अंगूठा बोर्ड के अंदर जा रहा है, मतलब माइनस के डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस के कैप डायरेक्शन में जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस एम वी बी के कैप। क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ वेक्टर पी मेक्स एंगल अल्फा बीटा, अरे ये तो मैंने कराया है, ये तो मैंने कराया है, मैंने इसको बोला था कि याद रख लेना, जब आप डायरेक्शन को साइंस पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था इस चीज को आप याद रख लेना, क्वेश्चन बन के आ सकता है। आंसर क्या है इसका 2, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1 एंड sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 2, ठीक है ना, याद रखेंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स p वेक्टर एंड q वेक्टर इज r वेक्टर, जो बोला है लिखेंगे, p वेक्टर प्लस q वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो है r वेक्टर, ओके। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ q वेक्टर इज डबल्ड, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ q वेक्टर इज डबल्ड, अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ q वेक्टर इज डबल्ड, ठीक, तो रिजल्टेंट क्या हो गया भाई, बदल गया, रिजल्टेंट r डैश वेक्टर हो गया। बट जो नया रिजल्टेंट था बिकम्स परपेंडिकुलर टू p वेक्टर। अच्छा इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे डायग्राम से, देखो ये बोलना चाह रहा है वो आपसे ये बोलना चाह रहा है कि पहले आपके पास a वेक्टर था और एक b वेक्टर था, एक a वेक्टर था, एक b वेक्टर था और एक इनके बीच से निकला हुआ रिजल्टेंट था, इनके बीच से निकला हुआ क्या था, रिजल्टेंट था, ठीक है, हाँ सर, ओके। उसके बाद क्या हुआ, आपने जब q का मैग्नीट्यूड डबल किया तो क्या हुआ देखिएगा जरा, चलिए जब आपने q का मैग्नीट्यूड डबल किया तो q कुछ ऐसा हो गया, q कुछ ऐसा हुआ और जो रिजल्टेंट था वो ऐसा हो गया, ठीक है ना। इसको मैं नाम दे दूं नहीं तो आप बोलोगे पता नहीं क्या क्या लिख दिया, यह है a वेक्टर, यह है r वेक्टर, a तो है ही नहीं सर, p और q है, p और q है, ठीक है कोई बात नहीं, यह है आपका p वेक्टर, यह है आपका q वेक्टर, है ना, और यह है r वेक्टर। फिर बाद में क्या किया आपने, ये p वेक्टर है, ये आपका 2 टाइम्स ऑफ q वेक्टर है और ये आपका r डैश वेक्टर है, कुछ ऐसा हो गया, और यहाँ पर रिजल्टेंट का p के साथ क्या बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया, जैसा क्वेश्चन में बोला था वैसा मैंने आपको बनाकर दिखा दिया। अच्छा आगे बात करते हैं, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर इज, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है, चलो देखते हैं भाई। r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू कॉस थीटा। अब ये थीटा की तो मारा मारी है ना, अब ये थीटा की तो मारा मारी है, थीटा तो पता ही नहीं है क्या है, ठीक है। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, जरा उसका यूज करते हैं, आइए जरा उसका यूज करें, देखें r डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा नहीं दूसरी चीज क्या बोली है, कंडीशन तो देखें पहले, कंडीशन ये बोली है कि द न्यू रिजल्टेंट बिकम्स परपेंडिकुलर टू p। अच्छा मतलब जो r डैश वेक्टर है अगर आप उसका डॉट प्रोडक्ट p के साथ कराओ तो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, और r डैश वेक्टर किसके बराबर है, p वेक्टर प्लस 2q वेक्टर के बराबर है ना। चलो मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं था, जैसे ही पढ़ा तो याद आया कि क्या करना है हमको, इसमें समझ में आया मतलब, है ना। चलो भाई, तो r डैश वेक्टर की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, p वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ q वेक्टर डॉट p वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि जो r डैश वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है p वेक्टर के, और दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। अच्छा क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई करें, बिल्कुल करो सर, तो p वेक्टर डॉट p वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ p वेक्टर q वेक्टर इज इक्वल टू 0, सही लिखा है, ओके। p वेक्टर डॉट p वेक्टर क्या बनेगा, p का स्क्वायर प्लस 2 p q cos थीटा, ऐसा लिख सकता हूं इसको,
बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इज इक्वल टू 0। मतलब ये स्क्वायर से ये p चला गया, क्या बचा, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, cos थीटा p इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ q cos थीटा, और cos थीटा कितना आ गया, cos थीटा आ गया भाई आपका, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ p अपॉन 2q, माइनस ऑफ p अपॉन 2 टाइम्स ऑफ q। ये cos थीटा की वैल्यू आ गई। अच्छा, आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए था क्या चाहिए था, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए था। अब आप cos थीटा को अगर PQ के टर्म्स में ले आते तो काम शायद आपका बन जाता, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, cos थीटा की वैल्यू आ गई -p/2q, यहाँ पर उठाओ और cos थीटा की जगह पुट कर दो। तो आर स्क्वायर यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस या माइनस कर देता हूँ 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू। cos थीटा की वैल्यू कितनी है, p/2q, p/2q, तो q से q कट गया, 2 से 2 कट गया। आई बात समझ में, हाँ सर। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर, तो ये माइनस ऑफ पी स्क्वायर से प्लस ऑफ पी स्क्वायर चला गया, आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर के बराबर आ गया, मतलब आर की वैल्यू क्यू के बराबर आ गई। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। ये आंसर आपके सामने आ गया, ठीक है ना। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। बहुत ही शानदार, अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन नहीं, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको करके समझ में आएंगे। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि आप ऐसे क्वेश्चन जब बहुत सारे प्रैक्टिस कर लोगे ना एक के बाद एक, तो आपको समझ में आने लग जाएगी अप्रोच क्या है ना। मैं अगर आपको बात बताऊं कि भाई मेरे दिमाग से चलो तो मैं गलत हो जाएगा, मैं अपने साथ भी गलत करूंगा, मैं आपके साथ भी गलत करूंगा। अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई मेरे अप्रोच के हिसाब से चलो ना, मैं ये बोलूंगा कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करो और आपके अप्रोच खुद डेवलप होने लगेगी। पहले आपका दिमाग बताएगा कि शायद इस तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए, आप करोगे लेकिन आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे, तो आप उस क्या करोगे, उस स्टेप को छोड़ोगे, फिर उस प्रोसेस को छोड़ोगे। आप बोलोगे अपने दिमाग को यार ये प्रोसेस काम नहीं कर रही है, दूसरे तरीके से स्टार्ट करते हैं। ऐसा होगा आपके साथ शुरू में, लेकिन जैसे ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे, ये जो चीज़ है ना गलत होने वाली, कि आपकी अप्रोच गलत हो रही है, ये वाली प्रोबेबिलिटी कम होने लगेगी, फिर आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी सही अप्रोच लगाने की, और ऐसा प्रैक्टिस के साथ ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द क्यूब ऑफ साइड ए शोन इन द फिगर, द वेक्टर फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेस ABOD, ABOD कहाँ है, ABOD, ठीक है, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेस BEOF। अब देखो इसने जो जो बोला है ना, पहले हम उसे मार्क कर लें यार, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक तो ये वाला फेस देखो, ये वाला फेस, और दूसरा वाला फेस कौन सा है, कलर चेंज कर देता हूं, दूसरा फेस है आपका ये वाला BEFO। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, तो क्या बोलना चाह रहा है वो, ये बोलना चाह रहा है कि द वेक्टर फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस ABOD, ABOD के सेंट्रल पॉइंट है G और BEOF का सेंट्रल पॉइंट है H, तो इनको जोड़ने वाला एक वेक्टर जो है आप उसका पोजीशन वेक्टर टाइप लिख दो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हो, अगर ओरिजिन से देखोगे तो पोजीशन इसका अलग, पोजीशन इसका अलग, और इनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा जा सकता है। पहले वो सब छोड़ो, ये बताओ कि मुझे अगर G तक पहुंचना है तो मुझे कहाँ कहाँ ट्रेवल करना पड़ेगा। ये है आपकी X एक्सिस, ये है आपकी Z एक्सिस, और ये है आपकी Y एक्सिस, है ना। अगर मुझे G तक पहुंचना है तो क्या मुझे X एक्सिस पे चलना पड़ेगा, हाँ सर आपको X एक्सिस पे चलना पड़ेगा, और उसके बाद आपको Z एक्सिस पे चलना पड़ेगा, X पे चलना पड़ेगा और Z पे चलना पड़ेगा, Y पे चलने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि G पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है भाई, X का कोऑर्डिनेट है a/2, Y का कोऑर्डिनेट है 0, और Z का कोऑर्डिनेट है ऊपर की तरफ a/2, ठीक है ना। a/2 आप इधर चले, ये आपका a/2 है, और a/2 आप ऊपर की तरफ चले, तब तो आप इस फेस के सेंटर पे पहुंच पाओगे। हाँ सर ठीक है। ऐसे ही जरा H पॉइंट के अपन कोऑर्डिनेट देख लें, तो अगर आपको H पॉइंट तक पहुंचना है तो H पॉइंट इस प्लेन पर है, तो आप ऐसे कैसे पहुंचोगे, Y एक्सिस पर आप चलोगे a/2, या आप चले Y एक्सिस पे a/2, और उसके बाद आप Z पे चलोगे a/2, ये देखो Z पे चलोगे a/2, तो Y पे a/2 चले और Z पे a/2 चले, X पे इस बार आप कुछ भी नहीं चले, तो X का कोऑर्डिनेट है 0, Y का कोऑर्डिनेट है a/2, और Z का भी कोऑर्डिनेट है a/2। बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आ गई। बस, तो अगर कोऑर्डिनेट मिल गया तो फटाक से वेक्टर लिखो, इसका वेक्टर क्या होगा, a/2 i कैप प्लस
0 जे कैप प्लस a/2 के कैप। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 0 आई कैप प्लस a/2 जे कैप प्लस a/2 के कैप। मानते हो कि नहीं मानते? अरे सर बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना है तो इस तरीके से लिख लीजिए, a/2 आपने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा आई कैप प्लस के कैप, और इसमें से आपने क्या कॉमन ले लिया a/2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा जे कैप प्लस के कैप। ये क्या बोल रहा है भाई बताओ क्या हो जाएगा? अच्छा इसको माइनस भी तो करना है यार, फिर सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। पहले माइनस कर लें, पहले माइनस कर लें, आओ। तो भैया जी एच वेक्टर जो होगा वो क्या होगा? जी एच वेक्टर बताओ क्या होगा? a/2, a/2 यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है यार, ये तो 0 है, तो 0 माइनस तो हो जाएगा माइनस ऑफ a/2 आई कैप, ठीक है ना। फिर a/2 जे कैप माइनस तो हो जाएगा a/2 माइनस प्लस a/2 जे कैप, ये प्लस a/2 के कैप माइनस a/2 के कैप तो हो जाएगा 0 के कैप। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? वैल्यू आ जाएगी a/2 आपने अब कॉमन लिया, अंदर बचेगा माइनस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप, a/2 माइनस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप। ठीक, ये आंसर a/2 माइनस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप। क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गया। बस कुछ नहीं करना था, कोऑर्डिनेट्स निकालना था, उसको कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर लिख देना था। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए, करने की कोशिश करिए भाई। मेन का क्वेश्चन है, मानता हूं मैं मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं है, हमको पता है चीजें। क्या पता है? सिर्फ इतना पता है कि अगर आपको टॉर्क निकालना है तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं। आपको एक आर वेक्टर चाहिए, एक फोर्स वेक्टर चाहिए, इससे आप सीधे सीधे आर क्रॉस एफ करके टॉर्क निकाल सकते हो। बस ये नॉलेज अगर आपके पास है, वेक्टर नॉलेज से इसको खत्म करो। क्या बोल रहा है? A triangular plate is shown, a force F vector 4i cap minus 3j cap is applied at the point P. ठीक है, the torque at point P with respect to point O and Q. एक बार टॉर्क आपको निकालना है पॉइंट O के अबाउट, और एक बार आपको टॉर्क निकालना है पॉइंट Q के अबाउट। ठीक है ना? तो पहली कोशिश हमारी रहेगी टॉर्क अबाउट पॉइंट O, टॉर्क अबाउट पॉइंट O। ठीक है, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। F वेक्टर आपके पास है और वो कितना है? F वेक्टर है आपके पास 4i कैप माइनस 3j कैप, 4i कैप माइनस 3j कैप। ठीक है, R वेक्टर की बात करें अगर, है ना, R वेक्टर की बात करें तो आपको R वेक्टर चाहिए, यानी कि आपको OP वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए आपको? OP वेक्टर चाहिए। OP वेक्टर ही आपके लिए क्या है? R वेक्टर है। ठीक है ना? तो वो कितना होगा? देखिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है 0 0, आपको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो अभी तो आप पोजीशन वेक्टर लिख पाओगे। हाँ सर चलो, P पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको x में इतना चलना पड़ेगा, y में इतना चलना पड़ेगा। मतलब अगर ये पूरा 10 सेंटीमीटर और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर 60 60 60 इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होगा, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है, तो ये जो हमारा पॉइंट है, P पॉइंट से हमने जो परपेंडिकुलर गिराई है वो क्या करेगी? इसे बाइसेक्ट करेगी, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। मतलब पहला कोऑर्डिनेट जो आया है वो आया है 5। ठीक है ना? ये जो डिस्टेंस है O से लेके P तक की, ये 10 सेंटीमीटर है, एंगल 60 है, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? 10 साइन 60 होगा, है ना, 10 साइन 60। ये दूसरा कोऑर्डिनेट होगा। साइन 60 होता है √3/2, 2 से 10 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5√3। कितना आ जाएगा? 5√3। कैसे आया? समझे कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? ये जो परपेंडिकुलर है ये कितना होगा? 10 साइन 60। यार इतना तो अब आपको समझ में आने लगा होगा ना? ठीक है सर, 5,5 ये कोऑर्डिनेट आ गए। क्या आप OP वेक्टर लिख पाओगे? क्या आप OP वेक्टर लिख पाओगे? हाँ सर लिख सकते हैं। कैसे? 5i कैप प्लस 5√3j कैप माइनस 0i कैप माइनस 0j कैप। ठीक है ना? हाँ कि ना? हाँ सर। तो यहाँ पर हमको R वेक्टर मिल गया है और वो कितना है? 5i कैप प्लस 5√3j कैप। R क्रॉस F करा लें? R क्रॉस F करा लें? करा लीजिए सर। चलो, तो यहां पर हम कराने वाले हैं अब R क्रॉस F वेक्टर, R क्रॉस F वेक्टर। तो I कैप J कैप माइनस में K कैप, R ये हो गया 5, ये हो गया कितना? 5√3, और ये हो गया 0। इसमें हम लिखेंगे 4, ये हो गया -3, ये हो गया 0। आगे लिखेंगे इसको, I कैप को हमने एज इट इज रखा, क्या आ जाएगा भाई? 0 0 0 माइनस 0 माइनस j कैप। समझ रहा हो ना मैं क्या कर रहा हूँ?
यानी जे कैप वाले कॉलम को और जे कैप वाले रो को छुपाया तो 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, तो ये आ गया कितना 0 माइनस 0 प्लस के कैप कितना आएगा 5 इंटू 3 माइनस 15 माइनस 15 मैंने क्या किया भैया, अच्छा हाँ, के कैप वाले कॉलम को छुपाया, के कैप वाले रो को छुपाया, 5 इंटू 3 माइनस 15 एंड 4 इंटू 5 20 रूट 3 माइनस में 20 रूट 3 20 रूट 3। तो आपके लिए जो पहला आया है ओ के अबाउट टॉर्क वो कितना आया है माइनस 15 माइनस 20 रूट 3, ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा, अच्छा के कैप है ना, तो अगर आप देखोगे आर क्रॉस एफ जब आप कर रहे हो तो के कैप के डायरेक्शन में आपका टॉर्क जा रहा है ना, माइनस वाले वो भी माइनस माइनस है ना, माइनस कॉमन निकालोगे मतलब टॉर्क की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, ठीक है कोई बात नहीं। तो हम लिख लेते हैं इसको माइनस ऑफ 15 माइनस ऑफ 20 रूट 3 के कैप, ठीक है ना, ओके ओके, माइनस ऑफ 15 माइनस ऑफ 20 रूट 3, एक तो ऑप्शन हमारा दिख रहा है। चलो दूसरा निकालते हैं अब, टॉर्क अबाउट पॉइंट क्यू निकालना है हमें, टॉर्क अबाउट पॉइंट क्यू निकालना है। तो अब अगर आप पॉइंट क्यू के अबाउट टॉर्क निकालना चाहते हो तो आपको इस क्यूपी वेक्टर की जरूरत है। अरे जैसे आप पी पॉइंट कर पे टॉर्क निकाल रहे थे ओ के अबाउट, तो आप ओ से पी गए थे, अब आपको क्यू पर क्यू के अबाउट निकालना है तो आप पी से क्यू जाओगे, है ना, तो आपको क्यूपी वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए आपको, क्यूपी वेक्टर चाहिए, क्यूपी वेक्टर। अच्छा क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो, बिल्कुल सर 10 0, कैसे 0 से लेके क्यू तक की डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर है ना, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 10, 0 हो गए कि नहीं हो गए, हाँ सर बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लिखेंगे क्यूपी वेक्टर इज नथिंग बट 5i कैप प्लस 5 रूट 3 जे कैप, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर लिख रहा हूँ ना, क्यू माइनस पी, अरे समझ रहे हो कि नहीं, आप पी से क्यू जा रहे हो ना, तो क्यू माइनस पी, ठीक है। तो क्यू वेक्टर हमारा क्या है भाई, पहले क्यू वेक्टर लिख देना, क्यू वेक्टर क्यू माइनस पी, तो क्यू है हमारा 10i कैप क्यू माइनस पी, है ना, मतलब क्यू वेक्टर से हम पी वेक्टर जा रहे हैं तो पी माइनस क्यू होगा, सॉरी, है ना। चलो तो पी, अरे पेन क्यों नहीं चल रहा है, चलिए तो पी वेक्टर कितना है हमारा 5i कैप प्लस 5 रूट 3 जे कैप। समझे मैंने क्या किया, जब हम निकाल रहे थे ओपी वेक्टर तो हमने पी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर किया, मतलब पी माइनस ओ किया था ना, देखो पहले हमने पी लिखा फिर ओ लिखा। सिमिलरली जब हम क्यूपी वेक्टर लिख रहे हैं तो पहले पी वेक्टर लिखेंगे माइनस क्यू लिखेंगे, तो क्यू कितना है 10i कैप, सीधी बात है। तो 5 माइनस 10 हुआ तो कितना आया माइनस 5i कैप प्लस 5 रूट 3 जे कैप, बात खत्म। ये आ गया आपका क्या क्यूपी वेक्टर। आपको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, टॉर्क अबाउट पॉइंट क्यू, ठीक है। तो अगेन वही बात हो जाएगी आर क्रॉस एफ, है ना, तो अगर हमको टाउ निकालना है क्रॉस क्यू तो आप निकालोगे आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है, यानी कि क्यूपी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। समझ में आई बात, हाँ। तो दूसरे पेज में कर लूँ क्या चीज़ें, हाँ सर अब दूसरे पेज में कर लो प्लीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा बस जाएगा, फंस जाएगी चीज़ें। चलिए तो हमारे पास क्यूपी वेक्टर आ गया है, फोर्स आ गया है, ऐड करता हूँ मैं, क्यूपी वेक्टर इज माइनस 5i कैप प्लस 5 रूट 3 जे कैप, ठीक है ना। फोर्स वेक्टर कितना है, फोर्स का वेक्टर कितना है भाई, फोर्स का वेक्टर है 4i कैप माइनस 3 जे कैप, 4i कैप माइनस 3 जे कैप, 4i कैप माइनस 3 जे कैप। चलिए तो हम निकालने वाले हैं टॉर्क अबाउट पॉइंट क्यू, यानी कि क्यूपी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप माइनस जे कैप के कैप। फटाफट लिखेंगे भाई, चलो r क्रॉस f कर रहे हो तो हो गया माइनस 5 रूट 3 एंड 0, ये कितना हो गया 4 माइनस 3 0। आगे i कैप रखा, i कैप वाले कॉलम को छुपाया, रो को छुपाया, 0 0 हो जाएगा ये, 0 माइनस 0, ठीक है। माइनस जे कैप कॉलम छुपाया, रो छुपाया, 0 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 0 प्लस के कैप वाली रो को छुपाया, कॉलम को छुपाया, रो को छुपाया, कितना हो जाएगा ये प्लस 15, 5 दिया 15, 15 5 चौको 20 माइनस 20 रूट 3। तो यानी कि आपके पास टॉर्क कितना आ गया है, टॉर्क आ गया है आपके पास 15 माइनस 20 रूट 3 के कैप। सही लिखा क्या मैंने, सही लिखा क्या मैंने, पहले क्या आया था, पहले आया था माइनस 15 माइनस 20 रूट 3 के कैप, अब आया है 15 माइनस 20 रूट 3 के कैप। चलो
देखो दूसरा ऑप्शन क्या है, 15 माइनस 20 रूट 3 के कैप, आंसर यही है क्या? और कोई ऑप्शन तो नहीं है? देखो -50 -15 -20, ठीक है सही है, 15 माइनस 20। और कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? नहीं, और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। यहाँ लिख देता हूँ 15 माइनस 20 रूट 3 के कैप, ठीक है ना, -15 माइनस 20 रूट 3 एंड 15 माइनस 20 रूट 3। क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 69 क्वेश्चन। अच्छा आ जाओ। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग, अरे बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। रिजल्टेंट का आपको मैग्नीट्यूड 1 दे दिया है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 इंटू 2 कॉस थीटा। एंगल ही पूछ रहा है ना आपसे, है ना? व्हाट इज देयर, अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहा है, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहा है। 1 इज इक्वल टू 9, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12 कॉस थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई, 1 इज इक्वल टू 9 4 13 प्लस 12 कॉस थीटा। हमको क्या निकालना है भाई, व्हाट इज देयर क्रॉस प्रोडक्ट, व्हाट इज देयर क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो हमको निकालना पड़ेगा 2 इंटू 3 साइन थीटा, ये उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं, ठीक है ना। थीटा चाहिए आपको, थीटा निकालो यहाँ से। कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 13 करोगे तो 12 हो जाएगा, माइनस का 12 कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1, कॉस थीटा की वैल्यू -1 आ गई, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री। नहीं, अच्छा हाँ, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आ गई। क्रॉस प्रोडक्ट कितना आया, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा 0, जब आप थीटा की वैल्यू 180 रखोगे। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि एंगल निकालना है, लेकिन एंगल नहीं निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। आंसर है 0, आंसर है 0, क्योंकि थीटा कितना आएगा, 180 डिग्री। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये जेईई मेन का क्वेश्चन था, देखा भी नहीं मैंने ऊपर देखा भी नहीं कि ये किसका है, सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, आंसर आ गया। तो आपको भी ऐसा देखना नहीं कि अरे बाप रे मेन का क्वेश्चन है, नहीं बनेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है, पिछले क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा क्वेश्चन ये है, मैं बोलूंगा। वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप, कौन सा वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा? मुझे साफ साफ दिख रहा है, देखो यहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, a b से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, ध्यान से देखना है ना, मैं क्या बना रहा हूँ, a b कॉस थीटा साइन थीटा, a b कॉस थीटा साइन थीटा, देख के समझ में आ जाता है। फिर a है लेकिन माइनस लगा हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा a b साइन थीटा, यहाँ a है तो यहाँ b होगा, है ना, यहाँ पर आपको b गिवन होगा। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, b a, एक सेकेंड, b अरे b a साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। अब आप देखेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या कर जाएगी, कट जाएगी, आंसर 0 आ जाएगा। तो अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पहला आंसर तो बिल्कुल सही है, ठीक। दूसरा निकाल कर देखते हैं, आओ। जब आप a cos थीटा को मल्टीप्लाई करोगे 1/a sin थीटा से, तो a कट जाएगा, क्या बचेगा, cos थीटा sin थीटा, क्या बचेगा, cos थीटा sin थीटा, a कट जाएगा, फिर माइनस है, ये माइनस लगा है, ये देखो ये b से ये b कट जाएगा, क्या बचेगा, sin थीटा cos थीटा, माइनस में sin थीटा cos थीटा, फिर ये कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 0। मतलब ये वेक्टर भी परपेंडिकुलर है। अरे भैया ये इस वेक्टर का इस वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, ये आया। सिमिलरली इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आया, तो ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। अच्छा अब आप देखो 5k कैप, 5k कैप, इसका क्या मतलब है यार, आपके पास जो वेक्टर है वो i कैप j कैप यानी कि xy प्लेन में, क्या है, xy प्लेन में, और आपके पास तीसरा वेक्टर जो दिया हुआ है वो xy प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वेक्टर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। और अगर नहीं भी आप ये करना चाहते तो ऑल ऑफ दीज ही आपका आंसर है, क्योंकि सारे ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अगर 2 सही हो गए तो ऑल ऑफ दीज ही होना था। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो सकता था बहुत सारे बच्चों का। ये तो सोचने समझने वाला क्वेश्चन है, ये तो कुछ नहीं है भैया। जब आपने ग्राफिकल मेथड पढ़ी थी, अगर वो मुझसे अच्छे से पढ़ लोगे, क्वेश्चन आप उड़ा ले जाओगे। आ जाओ। 6 vectors a vector to f vector have magnitudes and direction as indicated in the figure, which of the following statement is true। अब आप देखो b vector plus e vector is equals to f vector। b vector कहाँ है, ये है b vector, ये है b vector। अब देखते चलना भाई,
ये बी वेक्टर, अरे अरे इतना मोटा, पतला 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 पतला, चलो ये है आपका बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। ई वेक्टर कहाँ है, ये है आपका ई वेक्टर। तो आप ई वेक्टर उठा कर लाए, आपने ई वेक्टर ये बना दिया, आपने ई वेक्टर ये बना दिया, ठीक है ना। इनका जो रिजल्टेंट आएगा क्या वो यहाँ कहीं आने वाला है, हाँ सर यहीं कहीं आने वाला है, और कहीं हो सकता है नहीं सर। तो बोल रहा है कि बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर। अब आप देखो एफ वेक्टर क्या है, एफ वेक्टर की डायरेक्शन तो ये है, क्या एफ वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी है क्या, नहीं। तो पहला ऑप्शन तो सरासर गलत हो गया, पहला ऑप्शन सरासर गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर। बी वेक्टर कहाँ है, ये है बी वेक्टर, ये है बी वेक्टर, इसमें ऐड करना है सी वेक्टर। सी कहाँ है, सी वेक्टर हुआ, तो ये है आपका सी वेक्टर, ठीक है ना। इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं आने वाला है, इनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं आने वाला है। एफ वेक्टर तो देखो, एफ वेक्टर की डायरेक्शन ये है भैया, अरे यहाँ पर रिजल्टेंट ये आ रहा है, तो ये भी आंसर क्या हो गया, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अरे भाई बी प्लस ई एफ वेक्टर ये नहीं हो सकता, एफ वेक्टर ऐसे कैसे होगा, एफ वेक्टर की डायरेक्शन तो ये है। सिमिलरली अगर आप बी प्लस सी करोगे तो रिजल्टेंट जो एफ वेक्टर है वो ऐसे आना चाहिए, ऐसा वो बोल रहा है, लेकिन एक्चुअल में एफ वेक्टर की डायरेक्शन तो ये है, तो सेकंड ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन देखेंगे, डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आओ, डी वेक्टर कहाँ है, दिस इज योर डी वेक्टर, दिस इज योर डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। सी वेक्टर कहाँ है, वो सी वेक्टर है, ठीक है ना। डी वेक्टर में सी वेक्टर जोड़ना है हमें, डी वेक्टर में सी वेक्टर जोड़ना, ये है डी वेक्टर में हमने सी वेक्टर जोड़ दिया। अब क्या भाई, डी वेक्टर में अगर सी वेक्टर आपने जोड़ा है तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, है ना। अरे तो हमने पढ़ा है कि अगर ये डी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है तो रिजल्टेंट ये होना चाहिए, यानी कि एफ वेक्टर ये होना चाहिए, लेकिन एफ वेक्टर की डायरेक्शन तो वो है भाई, अभी भी ये नहीं हो सकता। तो तीसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। चौथा ऑप्शन देखो, डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर। अब डी वेक्टर देखो ये है, दिस इज योर डी वेक्टर। ई वेक्टर कहाँ है, ई वेक्टर कहाँ, ई वेक्टर ये है, देखो ई वेक्टर ये है, ई वेक्टर को मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है ना। अब मेरी जो वेक्टर नॉलेज है, वेक्टर एडिशन की जो ग्राफिकल मेथड की जो नॉलेज है वो मेरे काम आएगी। ये सेम ऑर्डर में है, इसके अपोजिट ऑर्डर में मैं ये बना दूंगा अपना रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये अगर मेरा डी वेक्टर है, ये अगर मेरा ई वेक्टर है, तो पक्की बात है कि रिजल्टेंट यही बनेगा और यही मेरा एफ वेक्टर होगा, तो आंसर हो गया डी। ये एकदम सही ट्राइंगल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यार ये क्वेश्चन मैं कराऊं, ये मतलब ये आपको अब ऐसा है कि नहीं बनेगा। ये देखो जेई 2003 में पूछा वो क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा, बताओ यार। मतलब अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं बन रहा तो फिर तो दिक्कत वाली बात है, मतलब आपने पढ़ा नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा लेक्चर में, है ना। ये होमवर्क है, ये क्वेश्चन होमवर्क है, ऐसा है ही नहीं कि आपको क्वेश्चन ना बने। आप क्या करोगे, नोट्स देखोगे, खंगालोगे अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो, ठीक है ना। नहीं तो कमेंट करोगे और कमेंट में बच्चों से पूछोगे कि इसका आंसर क्या आया है भाई, इसका आंसर क्या आया है, इसका आंसर दीदी बता दो, भैया बता दो, ऐसा करके आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है ना। सर दीदी बोल दूंगा, भैया नहीं बोलूंगा, सर भैया बोल दूंगा, दीदी नहीं बोलूंगा, उल्टा बोल दिया आपने सर भैया बोल दूंगा सर, दीदी नहीं बोलूंगा कमेंट में किसी को भी। द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज, ए क्रॉस बी ये होता है ना। अब ए क्रॉस बी हुआ है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, अगर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी किया तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये है। और अगर हम बी क्रॉस ए की बात करें तो बी क्रॉस ई की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी कि पाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकलता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकलता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। चलो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं, डब्बा बनाओ, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। चलिए ठीक है, ए क्रॉस बी करा रहे हो ना आप, तो 2i लिखो, 2 3 0 एंड 1 4 0 1 4 0। चलो तो आई कैप 0 माइनस 0 हो जाएगा, आई कैप 0 माइनस 0 माइनस जे कैप 0 माइनस 0। अब आप समझ गए हो कि जब भी के कैप आपका 0 होगा
तो आपका आई जे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो, उसका जो कंपोनेंट होगा वो 0 0 ही आना है। इतने क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लिया यार। चलो भाई, प्लस के कैप, अब 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 1 ज़ा 3, कितना आ गया 8 माइनस 3 इज 5 जे कैप, 5 के कैप सॉरी। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नथिंग बट 5 के कैप। हमको चाहिए है मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, तो वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आंसर कितना होगा 5 यूनिट्स। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स दिस एंड दिस विल बी, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स विल बी। बताओ मुझे आंसर क्या होगा इसका। यार इतनी बार पूछा गया है क्वेश्चन में, और ये आप बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आपकी आंखों के सामने। मैं आपको सिर्फ हिंट दे देता हूं कि अगर आपको एंगल निकालना हो तो cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझे कि नहीं समझे? चलिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर आप कराओगे तो 5 5 25, ठीक है, और क्या प्लस, अच्छा ये तो 5 25 माइनस 25, ओह माइनस 25। अब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे ये तो मैंने ही कर लिया, ये तो मैंने ही कर दिया। 25 25 0 हो गया। तो cos थीटा अगर 0 आपको दिया हुआ है, cos थीटा अगर आपको 0 दिया हुआ है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, 90 डिग्री। अरे देखो ना भाई, ये देखो 25 माइनस 25 0, cos थीटा अगर 0 आ गया तो थीटा 90 डिग्री होगा। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle moves with a velocity this under the influence of a constant force this, the instantaneous power will be। पावर का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, मैंने आपको बताया था, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। पक्का? हाँ सर पक्का। देखो ना यार, यहाँ पर स्केलर, ये स्केलर आ रही है ना चीज, आंसर जो है स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो यहाँ पर पावर आपको स्केलर मिलता है, तो एफ डॉट वी करो, एफ डॉट वी यानी कि 20 इंटू 6, 20 इंटू 6, फिर 15 चौको 60, माइनस का 60 और माइनस प्लस माइनस 15, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 120, 6 दूनी 12 माइनस 40 माइनस 15, 40 और 10 50 55, ठीक है ना। तो 120 माइनस 55, सही किया है कि नहीं किया है? ये 6 ये हो गया 55, है ना। तो 10 में से 5 गए, 5 बचा, 12 में से 10 में से 5 गए, 5 बचा, 11 में से 5 गए, तो कितना बच गया भैया 7। लेकिन आंसर तो आ नहीं रहा, आंसर तो है ही नहीं सर। 35 है, 45 है, 25 है, 195। चलो एक बार देख लेते हैं कहीं हमने डॉट प्रोडक्ट में कोई गलती तो नहीं करी है। आ जाओ भाई फिर से, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। एफ कहाँ है? ये एफ है, ये वी है, ठीक है ना। तो 20 इंटू 6 अगर हमने किया तो 6 दूनी 12, 120 ही होगा, पक्की बात है। हाँ सर। 15 इंटू 4 करोगे तो कितना होगा 60 ही होगा, तो प्लस माइनस 60, प्लस माइनस 60। अच्छा सर 60 होना था, आपने वहाँ 40 लिख दिया। ओके, माइनस प्लस माइनस ये हो गया 15। ओके, अब समझ में आया ना। 120, 60 और 10 70 और 5 75, तो माइनस 75 हो गया। अब ठीक है सर, 120 माइनस 75, 10 में से 5 गए 5 बचा, 11 में से 7 गए 4 बचा, है ना 0, 45 कितना आ गया 45 वॉट्स। आंसर कितना है 45 जूल पर सेकेंड। क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब फोर्स एफ। अब बाप रे कितनी बार आया यार ये क्वेश्चन, हे भगवान कितनी बार आया ये क्वेश्चन। देखो क्या है इस क्वेश्चन में ऐसा, वो कौन था जिसने मुड़कर पू को नहीं देखा? ये आपको क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, है ना, पता चला फिर कभी आ गया तो। A force F vector Newton is applied over a particle which displaces it from origin to point। अच्छा, the work done on the particle। अरे तो वर्क डन का क्वेश्चन है ये, तो वर्क डन का क्वेश्चन है। अच्छा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यानी कि आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, ठीक है ना। डिस्प्लेस होके आप पहुंचे हो इस पॉइंट पर, डिस्प्लेसमेंट होकर आपका जो नई पोजीशन आई है उसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप, ठीक है ना, 1j कैप था, ठीक है भाई। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके पास आ गया है। पूछ क्या रहा है, वर्क डन आपको निकालना है। तो वर्क डन के लिए क्या करेंगे, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर करेंगे। आओ, एफ वेक्टर कहाँ है, एफ वेक्टर ये है। चलो तो एफ वेक्टर यहाँ लिख देता हूँ मैं। एफ वेक्टर कितना है, एफ वेक्टर इज 5i कैप, 5i कैप प्लस 3j कैप, j कैप डॉट, कहाँ गया भैया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कहाँ गया 2i कैप माइनस 2i कैप माइनस j कैप। क्लियर? सर आप ये कैसे बोल सकते हो कि यही आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है?
भाई मुझे पता है ना कि ओरिजिन से आप मूव किए हो, देखो ओरिजिन से आप इस पॉइंट पर आ रहे हो, तो ओरिजिन का तो वैसे भी जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो तो 0 0 ही होते हैं, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सीधे सीधे 2i कैप माइनस जे कैप बन गया है। ठीक है सर, तो 5 दूनी 10, 3 और 1 4, सही किया कि नहीं, 5 दूनी 10, 3 और 1 4, तो 10 में से 4 गया तो आया कितना 6 जूल। कितना आया 6 जूल, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन में 7 है सर। 5 दूनी 10, 3 एकम 3, ओहो सर 4 कैसे लिख दिए सर, कहाँ से 4 आ गया आपका, 3 एकम 3, तो 10 में से 3 का आया कितना 7 जूल, 7 जूल, 7 जूल। ठीक पक्का, ओके सर, ओके ओके ओके। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन था, इतने सारे एग्जाम्स में आया, देखो आप, देखो देखो देखो। ठीक है, नेक्स्ट, वेक्टर ए हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स, lies in the xy plane and points in the direction 120 degree from the direction of increasing x। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहाँ पर हमारा एक वेक्टर है, ये हमारा एक वेक्टर है। ठीक है ना, कोई मान लीजिए इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया a वेक्टर। ठीक है ना, ओके सर। ठीक है, एंड क्या दिया है, वेक्टर b हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 9 यूनिट्स एंड पॉइंट्स अलोंग z एक्सिस। अब z एक्सिस के अलोंग जा रही है आपकी दूसरी वेक्टर, ये आपका z एक्सिस है, और इसी के अलोंग आपकी क्या चली गई भाई, इसी के अलोंग आपकी 9 मैग्नीट्यूड की b वेक्टर चली गई है। ठीक है ना, ओके सर। यार देखो सिंपल सी बात यह है कि एक वेक्टर आपका xy प्लेन में है, एक वेक्टर आपका xy प्लेन में है, ठीक, और दूसरा वेक्टर आपका z एक्सिस पर है, दूसरा वेक्टर आपका z एक्सिस पर है, यानी कि ये जो वेक्टर है ये इस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। हाँ सर, तो वो पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बता दो, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बता दो, तो निकाल लो ना यार, क्या दिक्कत है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, कहाँ गया, ए का मैग्नीट्यूड है 5, बी का मैग्नीट्यूड है 9, और साइन कितना, एंगल 90, कितना हो गया 9 बना 45, आंसर कितना आ गया 45। क्लियर, कुछ भी नहीं था खास इसमें ऐसा। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 79th क्वेश्चन। द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट कि वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, बहुत इजी क्वेश्चन यार, इतनी बार बात कर चुके हैं ना इस क्वेश्चन के बारे में कि अब तो मतलब वो होगा, पाप होगा कि अगर हम इस पर डिस्कशन करें तो, क्योंकि इतनी बार डिस्कशन हो चुका है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। क्या करना है, क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। नहीं निकालते बनता क्या, हाँ नहीं निकालते बनता क्या, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, प्लस के कैप, रखो भाई वैल्यू। ओमेगा क्रॉस आर करना है तो ओमेगा का आपको दिया हुआ है भाई 3 माइनस 4 प्लस 1, आर दिया है 5 माइनस 6 प्लस 6। ठीक है ना, ओके। आई कैप को रखा, इस कॉलम को छुपाया, इस रो को छुपाया, 6 चौको 24 माइनस 24, 6 1 6 माइनस माइनस प्लस 6, ओके। माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, ये छुपाया, 6 3 18 16, 6 इंटू 3 मतलब 18, एंड 5 माइनस माइनस 5 हो गया, 5 इंटू 1 इज माइनस 5। नेक्स्ट इज प्लस के कैप, के कैप, के कैप का कॉलम छुपाया, रो छुपाया, तो 6 3 18 माइनस 18, और यहाँ पर 5 चौको 20 माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 20। ठीक है, तो 24 में से 6 गया तो 8 6 14 है ना, माइनस 18 आई कैप, माइनस 18 आई कैप। ठीक है, 18 में से 5 गया तो कितना बचा 13, माइनस 13 जे कैप, माइनस 13 जे कैप, एंड माइनस 18 प्लस 20 कितना हो गया 2 के कैप, है ना, प्लस 2 के कैप। कोई ऑप्शन है क्या, नहीं सर। पहला ऑप्शन तो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा मुझे, दूसरा भी नहीं दिख रहा, तीसरा भी नहीं दिख रहा, मुझे लग रहा है ये ऑप्शन थोड़ा कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पर, इस ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंट है। माइनस 18 आई कैप, माइनस 13 जे कैप, और आगे ये क्या होगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ के कैप, ये भी ऑप्शन एकदम सही आ जाएगा, फिर ये ऑप्शन एकदम सही आ जाएगा। ठीक है ना, हमने कोई गलती की ही नहीं, अब तो हम इतने कॉन्फिडेंट है, इतने कॉन्फिडेंट है क्रॉस प्रोडक्ट को लेके कि अब आप हमारे हाथ नहीं पकड़ सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया भाई, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स एंड एंगल थीटा इज बिटवीन देम इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ठीक है ना, ए डॉट बी √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, ए डॉट बी को आप क्या लिख सकते हो, ए बी कॉस थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। हाँ सर, सिंपल फॉर्मूला है, ए से बी कटा, ए से बी कटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हुआ तो ये हुआ tan थीटा, इसकी वैल्यू √3 के बराबर आ गई, यानी कि थीटा कितना है 60 डिग्री, थीटा कितना है 60 डिग्री। आंसर
आंसर आंसर 60 डिग्री आंसर। नेक्स्ट, a unit mass at a position vector of r is moving with a velocity of this, what is the angular momentum of the body about the origin। अब देखो ये ij कैप पे है, ij कैप पे है, ij कैप है, ij कैप है ना। अब आपको पता है along z एक्सेस होनी चाहिए चीजें, है ना। या तो ऑप्शन ए वाला होगा या तो डी वाला होगा, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होगा सर? अरे भाई ये वेक्टर भी आई और जे के मतलब अपने आई जे प्लेन में है, ये भी आई जे प्लेन में है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्टेंट या मैं बोलूँ क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा, वो क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ जाएगा? के कैप में जाएगा, ये बात पक्की है। अब वो माइनस के कैप में जाएगा, पॉजिटिव के कैप में जाएगा, वो भी हम देख लेंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो हो ही नहीं सकता, जेड एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसलिए देखिए माइनस और प्लस भी नहीं पूछा कि नेगेटिव जेड एक्सिस है कि पॉजिटिव जेड एक्सिस है, तो हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। अगर आपने निकाल लिया तो काम आपका बन जाएगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हमको करना पड़ता है आर क्रॉस पी। अब हम एक चीज समझ गए हैं, देखो ध्यान से सुनना। मुझे पता है कि जब मैं ऐसे डिटर्मिनेंट मेथड से निकालता हूं जब के कैप नहीं दिया होता, जब के कैप नहीं दिया होता, देखो दोनों वेक्टर में के कैप नहीं है ना। इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ समझा रहा हूं। देखो 3 4 0 एंड 5 -6 0, ठीक, ओके। मैं अब समझा रहा हूं, क्या देखना ध्यान से, क्योंकि यहाँ के कैप के नीचे 0 0 है, तो हमको पता है कि यहाँ पर आई कैप के साथ 0 -0 ही होने वाला है, जे कैप के साथ भी 0 -0 ही होने वाला है। मतलब जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आपको आई कैप जे कैप नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हमको पता है यार, क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हो तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है वो हमेशा दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो आई कैप और जे कैप के परपेंडिकुलर क्या होगा? के कैप होगा। तो इसलिए आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? के कैप उसमें आपको देखने को मिलेगा। आई कैप, जब आप ये क्या बोलते हैं आर क्रॉस पी करोगे तो आई कैप के सामने 0 होगा, जे कैप के सामने 0 होगा, आंसर जो आएगा वो के कैप में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्ट हमेशा दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ओके सर। मैग्नीट्यूड चेक कर लें कितना आएगा, मैग्नीट्यूड चेक कर लें, मैग्नीट्यूड आराम से चेक कर सकते हैं। देखो ये कॉलम छुपाया, ये रो छुपाई, 6 × 18 -18, ठीक है ना, 4 × 5 = 20 -20 कितना आ जाएगा? -38 के कैप, -38 के कैप। क्लियर है? तो अब देखो इसने देखिए आपसे ना तो नेगेटिव जेड एक्सिस की बात की है ना तो पॉजिटिव की बात की है, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखो 38 और आंसर लगा दो 38 यूनिट्स अलोंग जेड एक्सिस। यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट मेथड लगाने की जरूरत नहीं थी, सीधे सीधे भी आप कर सकते थे। जब आपको आर क्रॉस पी कराना था तो आप 3 × 6 कराते -18, ठीक है ना, और 4 × 3 × 6 करा दिया, 4 × 5 करा देते, कितना आ जाता? -20। आंसर कितना आ जाता? के कैप। लो ये आंसर सीधा आपके साथ आ जाता। समझे मैंने क्या किया? नहीं सर मैं नहीं समझा आपने क्या किया। मैंने ये बोला कि यहाँ पर के कैप नहीं है तो जल्दी जल्दी से इसको आप क्या कर सकते हो और जल्दी सॉल्व कर सकते हो बिना डिटरमिनेंट मेथड लगाए। कैसे सर? हमको पता है जो फाइनल रिजल्ट आना है उसमें के कैप तो होना ही होना है, ये बात तो डन है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट कराने के लिए अब आपको ऐसे टेबल वाला ऐसे क्या बोलते हैं डिटरमिनेंट डंडी लगाने की जरूरत नहीं है। आप 3 को मल्टीप्लाई करो 6 से, अब यहाँ -6 है तो ये -18 हो गया, -4 × 5 तो ये कितना हो गया? 20। तो आंसर आ गया आपका -38 के कैप, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना, प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस माइनस माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब देखो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या हो जाएगा? सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है कि नहीं? हाँ सर, तो ये 0 और ये 0, ये 0 ये 0। ए क्रॉस बी लिखा हुआ है यहाँ पर, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी प्लस ऑफ बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए इसको अगर मैं पलट कर लिख दूं तो प्लस लग जाएगा, इसको पलट कर लिख दूं, हाँ सर, इसको मैं लिख सकता हूं प्लस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। अरे हाँ कि ना? अरे मैंने इसको 0 क्यों कर दिया यार? 0 क्यों कर दिया? 0 नहीं है भाई, ये 0 नहीं है। अभी तो हमको निकालना है ना इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम तो निकाल रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी। ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो आंसर आ गया इज
2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस एंड द एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर। ओहो, फिर वही बात आ गई, आपको क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर करना है। अब देखो ये आपको करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट मेथड से, क्योंकि यहाँ पर के कैप दिया हुआ है, यहाँ पर आपको के कैप दिया हुआ है। सॉल्व करो भाई, 1 2 -1 3 4 -2 3 4 -2। सॉल्व नहीं कर पाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। फाइनल आंसर देखना ना, आपका फाइनल आंसर किस में आता है, एक बार देख लीजिए भाई। चलो आओ, लो भैया, आई कैप हमने रखा, इस कॉलम को छुपाया, इस रो को छुपाया, 2 दूनी 4 यानी कि -4, 2 दूनी 4 -4, 4 एकम 4 -4 हो जाएगा +4, ठीक है ना। चलिए माइनस जे कैप, अब जे कैप वाले कॉलम को छुपाया, रो को छुपाया, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा कितना, 3 1 3 माइनस प्लस हो जाएगा 3 का, ठीक है ना, प्लस के कैप, के कैप वाले कॉलम को छुपाया, रो को छुपाया, 4 एकम 4 3 दूनी 6, ठीक है। तो कितना आ रहा है आपका आ रहा है, गया 0, तो ये हो गया, 3 में से 2 गए, 1 बचा, तो माइनस जे कैप और 4 में से 6 गए, तो -2 ऑफ के कैप, ठीक है ना। तो क्या आपका एंगुलर मोमेंटम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है? नहीं बोल सकते। परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस है? बताओ मुझे। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है, बताओ किसके परपेंडिकुलर है? आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट आया है, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम आया है, उसके देखिए, उसके रिजल्ट में आपको जे कैप और के कैप दिख रहा है, क्या आई कैप दिख रहा है? नहीं सर, आई कैप तो नहीं दिख रहा। तो हम बोल सकते हैं क्या कि ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है? अरे हाँ कि ना? नहीं आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, मैं क्या बोल रहा हूं। जब आपने एंगुलर मोमेंटम निकाला आर क्रॉस पी करके, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने बस रिजल्ट निकाला, रिजल्ट आया -जे कैप -2 के कैप, यानी कि आपका जो वेक्टर है वो किस प्लेन में है? जेड वाई जेड प्लेन में है, बोल सकते हो कि नहीं? इसका मतलब यह है कि आर वेक्टर इज इन वाई जेड प्लेन, और वाई जेड प्लेन इनमें से किस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, मुझे बताओ। वाई जेड प्लेन इनमें से किस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा? एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। नहीं आई बात समझ में? देखो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। क्या ये आपका वाई जेड प्लेन है? क्या ये आपका वाई जेड प्लेन है? हाँ सर, ये आपका वाई जेड प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस। क्लियर? तो आंसर आ गया आपका परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अच्छा क्वेश्चन था, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, कंफ्यूज कर सकता है आपको। पहले आंसर निकालना है और फिर उससे जज करना है कि हमारा जो वेक्टर आया है, यानी कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर आया है, वो किसके परपेंडिकुलर है? तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। सिंपल इस बात। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो हो, इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू √3 ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना। देखो हमने इसको सॉल्व किया था, हमारे पास थीटा की वैल्यू आई थी कितनी? 60 डिग्री। आपको क्या करना है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है ना। कैसे निकालोगे? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस 60 कितना होगा? 1/2। तो ये 1/2, 2 से 2 कट गया। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की पावर 1/2। ये लो, की पावर 1/2। देखो इनमें से कोई ऑप्शन दिख रहा है? यह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की पावर 1/2। खत्म बात यार, खत्म खत्म खत्म, खल्लास, फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन दी रिजल्टेंट ऑफ कैन दी हुंदी सी चन तकरा बना दे। हाँ, कैन द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स बी 0? क्या 2 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यस, व्हेन द 2 वेक्टर्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नहीं, तब तो नहीं होगा, ये भी गलत है, ऐसा भी बोलना गलत है। यस, व्हेन द 2 वेक्टर्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन सेंस, यानी कि डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18। अच्छा, एक वेक्टर है ए प्लस बी, उनके मैग्नीट्यूड को अगर आप सम करो तो उसकी वैल्यू आती है 18, और अगर आप उनको वेक्टर समेशन करो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो जो रिजल्टेंट मिलता है उसका मैग्नीट्यूड है 12। ये बोला गया।
इफ द रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। चलो तो एक वेक्टर मैंने बनाया, ए वेक्टर, यहां ध्यान से देखना, ये है मेरा ए वेक्टर, ठीक है ना, मैंने मान लिया कि ये स्मॉलर मैग्नीट्यूड का है, ठीक है ना। दूसरा वेक्टर बनाया मैंने बी वेक्टर, और इनका रिजल्टेंट निकल कर आया है सेंटर पे, इनका रिजल्टेंट निकल गया है यहां से, और ये क्या है भाई, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वेक्टर है। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, ठीक है। चलो भाई, तो हम जानते हैं कि अगर हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा। अब थीटा के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास थीटा की वैल्यू नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये बोली गई है हमको, ध्यान से सुनना, दूसरी बात ये बोली गई है कि जो रिजल्टेंट है आपका वो क्या है, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अच्छा, तो हम जानते हैं कि tan अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 90 डिग्री, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये बात आप मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। चलो तो यहां पर हम देख सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू 90 है, तो tan 90 क्या होता है, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड होता है ना। तो हम बोल सकते हैं ये 1/0 के बराबर है। tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, जो कि 1/0 के बराबर है। यानी कि आप बोल सकते हो कि b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा में जो a प्लस बी कॉस थीटा है वो 0 के बराबर है। इससे आप क्या करोगे, इससे आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे। आइए मेरी बात समझ में, क्योंकि जब हम रिजल्टेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 12 तो हमको दे दिया है, लेकिन हम आगे बढ़कर उससे क्या निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो सर। चेक करें? हाँ सर बिल्कुल चेक करते हैं, आ जाओ। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर इज 12 का स्क्वायर। अच्छा इसकी तो वैल्यू निकाल लें पहले हम। यहां से देखो a प्लस बी कॉस थीटा 0 के बराबर है, a प्लस बी कॉस थीटा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a बाई बी। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू माइनस ऑफ a बाई बी के बराबर आ गई है। चलो इस इक्वेशन को देखो, रिजल्टेंट का स्क्वायर इज 144 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अच्छा ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू हम रखेंगे, तो माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी a बाय बी, बी से बी कट गया, ठीक है ना। तो 2a स्क्वायर माइनस ऑफ 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 144 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस ऑफ 2a स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं b प्लस a, b माइनस a। ये सब मैथ्स है भाई, फटाफट करना है, ठीक है। b प्लस a, b माइनस a की वैल्यू 144 के बराबर है, लेकिन आपको a प्लस b तो पहले से 18 दिया हुआ है, देखो। तो आप यहाँ पर 18 पुट कर सकते हो क्या, तो 144 इज इक्वल्स टू 18 इंटू बी माइनस ए, ठीक है ना। तो 18 8 144, तो 8 इज इक्वल्स टू बी माइनस ए हो गया। अच्छा b माइनस ए की वैल्यू 8 के बराबर है, a प्लस बी की वैल्यू 18 के बराबर है, तो आप इसे सॉल्व करके a और b की वैल्यू नहीं निकाल सकते? अरे सर बहुत आसानी से, a प्लस बी 18 के बराबर है, b माइनस ए किसके बराबर है, 8 के बराबर है। इन दोनों को आप ऐड कर दो, तो माइनस ए से प्लस ए कट जाएगा, b प्लस बी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ b हो जाएगा, 18 8 26 हो जाएगा, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। लो भाई b वेक्टर आ गया है आपका कितना, का मैग्नीट्यूड आ गया है 13, और a वेक्टर का कितना आ जाएगा 5। कैसे? अरे भाई a प्लस बी 18 के बराबर है ना, अगर b 13 के बराबर आ गया तो a 5 के बराबर आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 and 13। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, बढ़िया क्वेश्चन, स्टार मार्क करूंगा मैं से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्पीड ऑफ अ बोट इज 5 किलोमीटर। अच्छा ये रिलेटिव वेलोसिटी जब हम पढ़ेंगे ना, जब रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को हम तब डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ वेक्टर पढ़ा है, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पढ़ी है, ये उसका क्वेश्चन है, इसको हम वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। टेंशन मत लेना, पढ़ के टेंशन मत लेना, बहुत आसानी से समझेंगे हम। शॉर्टेस्ट पाथ से कैसे हम रिवर बोट प्रॉब्लम जो होगी ना, जब हम वो समझ लेंगे बहुत आसानी से होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a vector plus b vector is equals to c vector and a plus b is equals to c then the angle included between a vector and b vector is। अब यहाँ पर देखो एक तो वेक्टर सम है और एक सीधे सीधे स्केलर जोड़ दिया है। अच्छा क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, देखो ये प्रैक्टिस से आएगा, अब आप फिर को लगेगा आपको कि सर ये आपने एकदम से कैसे कर लिया, मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये करना था। तो कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस से पता चलेगा, ठीक है ना।
अब यहाँ पर वेक्टर सम दिया हुआ है तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है कि नहीं है? हाँ सर एक फॉर्मूला है। अब क्या करें? क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते सर। दूसरी बात देखते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी दिया हुआ है ना। अच्छा हाँ, एक चीज़ और करके देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर अगर यहाँ पर स्क्वायर कर दूं और इधर भी स्क्वायर कर दूं तो कुछ यहाँ पर भी मुझे सी स्क्वायर मिल जाएगा और a प्लस बी स्क्वायर के अंदर भी मुझे a स्क्वायर बी स्क्वायर मिल जाएगा। हाँ कि ना? हाँ सर ठीक है, कर सकते हैं ऐसे। ओके सर चलिए चलो 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 तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा मत लिख देना, यहाँ लिखना आप ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर है ना। ओके अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करो? कंपेयर करो। यहाँ कॉस थीटा है ना, और यहाँ पर कॉस थीटा नहीं है। आपको बोला गया है कि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू सी है, तो बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा? तो मैंने अपने रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाया, दूसरा स्क्वायरिंग करके मैंने ये वैल्यू निकाली। फिर मैंने बोला यार इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूं, सारी चीजें सेम है, बस एक चीज थोड़ा सा खटक रही है, वो ये है कि यहाँ पर कॉस थीटा नहीं है, यहाँ पर कॉस थीटा है ना। यहाँ कॉस थीटा नहीं है, इसका क्या मतलब होगा? यानी यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी, यानी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, है ना। तो हम लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग cos थीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। क्लियर है? ओके सर। ओके नेक्स्ट, इफ पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। देखो कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। v1 ईस्ट में भाग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। आफ्टर 10 सेकेंड्स इट डायरेक्शन चेंजेस टुवर्ड्स नॉर्थ। 10 सेकेंड बाद उसकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ चेंज हो गई है, तो v2 कितना आ गया है? सेम वेलोसिटी के साथ 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या निकालना है? एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके हैं, a इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1, a इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन t करना है, ठीक है ना। v2 माइनस v1 कैसे निकालेंगे? ये आपके पास क्या है? ये आपके पास v1 वेक्टर है, इसको माइनस v1 वेक्टर बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा, इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा, तो ये माइनस v1 हो जाएगा। अच्छा वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है अभी भी 5 मीटर पर सेकेंड, तो इनका रिजल्टेंट आएगा ये, और वो कितना होगा? क्या वो 5√2 मीटर पर सेकेंड होगा? क्या वो 5√2 पर मीटर? अरे बताओ ना यार, अब आप अगर इस चीज़ पर मुझसे लड़ोगे कि सर ये आपने कैसे निकाला, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि अब तो फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। दो वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम है, 90 डिग्री पर है, तो भैया ऑब्वियस सी बात है उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो 5√2 आने वाला है, ठीक है ना। ओके डायरेक्शन क्या है भाई? ये अगर नॉर्थ डायरेक्शन है तो ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो 5√2 इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। देखो क्या पूछ रहा है वो? नहीं, अच्छा ये तो एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो वेलोसिटी आई है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? v2 माइनस v1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5√2, है ना, डिवाइड बाय टाइम कितना लग रहा है? कहाँ गया? 10 सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकेंड। तो 5 2 ज़ा 10, ऊपर मल्टीप्लाई किया √2, नीचे मल्टीप्लाई किया √2 से 2 कट गया, कितना आया? 1/√2। 1/√2 किस डायरेक्शन में? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आंसर ये आ जाएगा। साउथ वेस्ट तो नहीं है, नहीं नॉर्थ वेस्ट है। क्लियर है? ओके सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये बोलूंगा कि आपको अभी शायद ये क्वेश्चन समझ में ना आए, क्योंकि आपने अभी इसको इतना पढ़ा नहीं है। वेक्टर आपने पढ़ लिया, नो डाउट आपने वेक्टर पढ़ लिया है, लेकिन थोड़ा सा इंटीग्रेशन, थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत है। नहीं आया तो कोई टेंशन मत लेना, जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे बढ़ते जाओगे आप ये कंसेप्ट सीखते जाओगे और फिर आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर अभी आप इसको सॉल्व करने में उतने कंफर्टेबल नहीं हो तो दैट्स बिकॉज अभी आपको इंटीग्रेशन भी उतना तरीके से नहीं आ रहा, आपने उसकी इतनी प्रैक्टिस नहीं करी है ना। थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट के बारे में भी आपको उतनी नॉलेज अभी नहीं है, अभी आप उसकी प्रैक्टिस ही कर रहे हो, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लगे। बाकी इसमें कुछ ऐसा टफ है नहीं। देखिए आपको फोर्स का वेक्टर दिया हुआ है, फोर्स वेक्टर कितना है? -k(y) माइनस k(x)j कैप। बोल क्या रहा है? Where k is a positive constant acts on a particle moving in the xy plane starting from the origin। एक पार्टिकल है जो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, एक पार्टिकल है जो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है। द पार्टिकल इज देन टेकन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू a0, ठीक है। यहां से आपको लेकर गए कहां पर? आप a0 तक लेकर गए, ठीक है। उसके बाद
एंड देन पैरेलल टू y एक्सिस टू द पॉइंट ए ए। उसके बाद आप फाइनली कहां पहुंच गए, एक पॉइंट पर पहुंच गए जहां कोऑर्डिनेट क्या बन गए, ए ए बन गए। ठीक है, ओके। द टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेस एफ वेक्टर ऑन द पार्टिकल इज। चलो तो मैं बोलता हूं कि पहले आपने ओ से स्टार्ट किया, इस पॉइंट को नाम दिया आपने ओ, फिर आप कहां पहुंचे, ए पॉइंट तक पहुंचे, और फिर आप फाइनली बी पॉइंट तक पहुंचे। ठीक है ना, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां दो टाइप के वर्क हुए, W1 एंड W2। ठीक है, ओके सर, ओके। W1 वर्क जो हुआ वो O से A जाने में हुआ, और W2 जो वर्क हुआ वो A से B जाने में हुआ। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर, समझ में आ गई है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं आपको बोलूं कि एक वेक्टर है R वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, क्या आप ऐसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के फॉर्म में लिख सकते हो? हाँ सर। वैसे ही अगर डी आर वेक्टर एक बार डिफरेंशिएट कर दिया जाए इसे, तो क्या आप इसे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप बोल सकते हो? हाँ सर, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों बोला सर आपने ऐसा, क्यों बात निकली है? बात इसलिए निकली क्योंकि जो वर्क डन होता है वो और कुछ नहीं होता, होता है एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। क्या होता है? एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब सर ये इंटीग्रेशन का साइन आपने क्यों लगाया है, ये सारी की सारी बातें हम वर्क एनर्जी पावर में करेंगे। देखो प्लीज समझो, अब एक क्वेश्चन आया है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखो जेई का भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है। जस्ट बिकॉज अभी आप इन कंसेप्ट से क्या नहीं हो, वाकिफ नहीं हो, इसलिए आपको ये क्वेश्चन टफ लग सकता है ना। एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, जब आप एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर करोगे, ध्यान से देखना। अरे बेटा तुम्हारा कलर चेंज हो गया है, हैं? पिंकी हो क्या जो इतने कलर चेंज कर रहे हो, हैं? मेरी एक्स हो क्या जो इतना कलर चेंज कर रहे हो, हैं? चलो मैं क्या बोल रहा था, जब आप एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर करोगे तो क्या मिलेगा एक्चुअल में? आप देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर, यानी कि एफ वेक्टर हमको दिया हुआ है कितना, कितना दिया है, माइनस के वाई आई कैप माइनस के एक्स जे कैप, माइनस के वाई आई कैप माइनस के वाई आई कैप माइनस के एक्स जे कैप, के एक्स जे कैप। ठीक है ना, ये एफ है। डॉट डी आर वेक्टर, डी आर वेक्टर को आपने क्या लिखा है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। कोई दिक्कत परेशानी आपको? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करो भैया, लो लगाओ, माइनस के वाई आई कैप वन हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस के वाई इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स इंटू डी वाई, यही बचेगा। हाँ सर, तो ये किसका फॉर्मूला आ गया आपका, वर्क का फॉर्मूला आ गया। ध्यान से देखना। ओके सर समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मैं मान सकता हूँ कि आपको नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने आधा कंसेप्ट पढ़ा नहीं है अभी। किसका? वर्क एनर्जी पावर का। आपने बस डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है, अभी सिर्फ वेक्टर पढ़ा है। हो सकता है आपको ये चीज़ समझ में ना आए, कोई बात नहीं, आ जाएगी आगे जाते जाते, आ जाएगी, टेंशन मत लो। नेक्स्ट, अब देखो हमको निकालना है कि जो टोटल वर्क होगा, एक तो होगा जो आप ओ से ए जा रहे हो, साथ ही साथ जो ए से बी जा रहे हो उसके कारण। तो हम पहले वर्क निकालेंगे ओ से ए जाने में कितना हुआ, ओ से ए जाने में कितना हुआ। वर्क का फॉर्मूला आपके सामने है, चलिए देखते हैं। इंटीग्रेशन माइनस के वाई डी एक्स माइनस ऑफ के एक्स डी वाई। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, जब आप जीरो से ए जा रहे हो, जब आप जीरो से ए जा रहे हो, देखो जब आप जीरो से ए जा रहे हो तो किसकी वैल्यू जीरो है भाई, वाई की वैल्यू जीरो है। जब आप जीरो से ए जा रहे हो, यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में कि जब आप जीरो से ए जा रहे हो तो y की वैल्यू क्या चल रही है, जीरो चल रही है। अगर y जीरो चल रहा है तो dy कितना होगा, dy भी जीरो होगा, ऑब्वियस सी बात है, हाँ कि ना। अरे भैया जब y की वैल्यू जीरो चल रही है तो dy भी कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया माइनस के ऑफ जीरो, अब dx है, x की लिमिट क्या है भाई, जीरो से लेके a तक है। x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, देखो x है जीरो से a तक, x की वैल्यू जीरो से a वेरी कर रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, माइनस इंटीग्रेशन। अब यहाँ देखो के एक्स डी वाई, डी वाई खुद यहाँ जीरो हो गया, यहाँ डी वाई जीरो हो गया, यहाँ वाई जीरो हो गया, तो पूरी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। मतलब वर्क डन जीरो से ए में कितना है, जीरो है। वर्क डन पार्टिकल को जीरो से ए ले जाने में कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है ना, चलो अब निकालते हैं वर्क डन ए से लेके बी तक। फॉर्मूला देखो, इंटीग्रेशन माइनस के वाई डी एक्स माइनस के एक्स डी वाई। अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोलूँगा क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन कठिन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, लेंदी बोल सकते हो, कठिन नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो, जब आप ए से बी जा रहे हो, जब आप ए से बी जा रहे हो तो
तो आपका x कोऑर्डिनेट जो है वो तो कांस्टेंट है, a है यहाँ भी a है, y वेरी कर रहा है 0 से लेके a तक, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ जब आप a से b जा रहे हो, जब आप a से b जा रहे हो तो आपका जो x है वो कांस्टेंट है, x की वैल्यू कांस्टेंट है, तो dx कितना हो जाएगा 0। अरे भाई अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट होती है उसका चेंज कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है सर, ओके। तो वर्क डन निकाल रहे हैं a से b में, इंटीग्रेशन 0 से a, अच्छा माइनस के, dx की वैल्यू तो 0 हो चुकी है, देखो आप dx की वैल्यू तो 0 हो चुकी है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके a तक का, ठीक है ना, ओके। dy यहाँ 0 है क्या, नहीं dy 0 नहीं है, क्या x 0 है क्या, नहीं x भी 0 नहीं है, x की वैल्यू लगातार क्या चल रही है, x की वैल्यू लगातार कांस्टेंट a चल रही है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे k इंटू a इंटू dy, बहुत बढ़िया। बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन के कांस्टेंट k और a बाहर निकाल लो, तो वर्क डन a से b में कितना हो रहा है, आने लगा आपके पास माइनस k इंटू a इंटीग्रेशन ऑफ dy 0 से लेकर a तक, कितना हो जाएगा माइनस के ए। अब यहाँ पर 1 है, 1 का इंटीग्रेशन होगा y पे लिमिट चढ़ेगी 0 से a तक, y पे लिमिट चढ़ गई 0 से a तक, ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस के टाइम्स ऑफ a माइनस 0, देखो a इंटू a माइनस 0, कितना आ गया माइनस के ए स्क्वायर, कितना आ गया माइनस ऑफ के ए स्क्वायर। a से b में कितना वर्क हुआ, माइनस के ए स्क्वायर। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, आओ टोटल वर्क डन निकालें, टोटल वर्क डन कितना हुआ, चलो W इज इक्वल्स टू WOA प्लस WAB, है ना, WOA तो 0 है, तो 0 प्लस माइनस ऑफ के ए स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया माइनस के ए स्क्वायर, आंसर कितना आ गया माइनस के ए स्क्वायर, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था, हो सकता है अभी ये चीज़ें आपको टफ लगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, कंसेप्ट और गेन करते जाओगे, बहुत आसान क्वेश्चन आपको लगेगा, है ना। आई एम सॉरी आप डर गए होंगे थोड़ा सा, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, मेहनत करना है, डरना कुछ भी नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, a particle moves from the point this and this at t is equals to 0 with initial velocity this, it is acted upon by a constant force which produces a constant acceleration this, okay, what is the distance of the particle from the origin। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट लगेगा जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लेंगे ना, उसमें एक इक्वेशन आएगी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्वेश्चन उससे सॉल्व होगा, ठीक है ना, याद रखेंगे, हम इस क्वेश्चन को वहां भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, हम इस क्वेश्चन को वहां भी डिस्कस करेंगे। है ये वेक्टर का, बस इसमें एक फॉर्मूला हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का लग जा रहा है, उससे ये क्वेश्चन पूरा का पूरा इक्वेशन ऑफ मोशन का हो जाता है, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। s इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितना दी है आपको, देखो इनिशियल वेलोसिटी दी है, ये लिख देता हूं 5i कैप प्लस 4j कैप, और टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में पूछ रहा है कि बताओ डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल क्या होगी, फाइनल पोजीशन क्या होगी आपके पार्टिकल की, तो यहाँ पर मैंने t की वैल्यू रख दी 2 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू कहाँ है, ये है एक्सेलरेशन की वैल्यू 4i कैप प्लस 4j कैप टी स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि 4, लिख दूँ सीधे सीधे 4, ठीक है ना, ओके सर, ओके। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये है r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट है, हाँ सर ठीक है, ओके। आओ ये कितना हो जाएगा 10i कैप प्लस 8j कैप, ये हो जाएगा प्लस 2i कैप प्लस 2j कैप, अच्छा सॉरी यहाँ पर पीछे 4 भी तो है, यहाँ पर पीछे 4 भी तो है, इसको काट दो तो ये हो जाएगा 2, 4 2 ज़ा 8i कैप प्लस 4 2 ज़ा 8j कैप, जोड़ दें 10i कैप 8i कैप 18i कैप 8j कैप 16j कैप, ठीक है ना। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ रहा है 18i कैप प्लस 16j कैप, लेकिन आपसे वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि भैया फाइनल पोजीशन बताओ, उसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा। तो अगर मुझे r1 वेक्टर पता चल जाए, अगर r1 वेक्टर मुझे पता होगा तो मैं क्या करूंगा, इसको इसमें जोड़ दूंगा, 18i कैप प्लस 16j कैप में अगर मैंने r1 वेक्टर जोड़ दिया तो मुझे फाइनल पोजीशन नहीं मिल जाएगी, फाइनल पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। अरे हाँ सर, क्या आपको इनिशियल पोजीशन वेक्टर दिया है, देखो दिया है, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पॉइंट, ये आपको इनिशियल पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, बहुत ही शानदार। तो लो भाई 18i कैप प्लस 16j कैप प्लस कितना हुआ 2i कैप प्लस 4j कैप, चलो तो 18 और 2 20i कैप, 16 और 4 20j कैप, 18 और 2 20, 16 और 4
20, 20 आई कैप 20 जे कैप, ठीक है। तो R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर रूट में। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए ना, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है नहीं सर। आंसर कितना आ गया 20√2, 20√2 मीटर, ये लो। क्लियर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन सर। यहां पर ये क्वेश्चन एक्चुअल में इक्वेशन ऑफ मोशन से उठाया गया है, ये वेक्टर खाली से नहीं सॉल्व हो सकता। हाँ मैं भी ये बात मानता हूं कि अगर आपको खाली वेक्टर की नॉलेज होती है और आपने इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं पढ़ा होता तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन मैंने हिंट दिया ना आपको, कुछ टफ नहीं था। अगर मैं आपको बोलूं कि लो भाई इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लिया, आप चलो जेई का ये क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा देता और बोलता कि चलो ये जेई का क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं कर पाते क्या? इतना आसान क्वेश्चन नहीं कर पाते? कुछ भी नहीं करना था भाई, समझ गए? हाँ सर समझ गए, बहुत बढ़िया। तो ऐसे वो मत करो कि यार हमने अभी इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं पढ़ा था तो हमको, अरे भाई पढ़ लोगे तो बन जाएगा, सब बन जाएगा। मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूं कि हमने वेक्टर में कितने कितने लेवल तक अपनी नॉलेज को बढ़ा लिया है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स। अच्छा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, ठीक है चलो क्लियर है, ओके। इसको मैं 1 मान लूं क्या थोड़ी देर के लिए, अगर आपको दिक्कत ना हो तो? हाँ चलो 1 मान लो, ओके। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ, ओके 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 ओके, ये बोला गया है कि जो मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वो है n टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, कितना होगा? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, कैसे निकालोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया मैंने, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाया और कुछ भी नहीं किया है, पक्का 100%? हाँ सर 100%। चलो अब देखो, ए और बी की वैल्यू तो मैंने 1 मान ली है, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, तो उसको मैं रिड्यूस करता हूँ, लिखता हूँ 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा इज इक्वल्स टू n स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 हो गया cos थीटा, ठीक है ना, ओके। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा इज इक्वल्स टू n स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा, ठीक है बढ़िया। सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, है ना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से अगर मैं 2 बाहर निकाल लूँ, तो हो जाएगा 2 1 प्लस cos थीटा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, 2 से ये 2 हटा दिया, ठीक है ना। हमको क्या करना है, हमको थीटा चाहिए, cos थीटा को एक साथ लिख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos थीटा, ठीक है ना। cos थीटा वाली टर्म को मैं एक साथ लिख लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस n स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। cos थीटा कॉमन ले लो, ये हो जाएगा cos थीटा ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस n स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 1। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आने लगेगी? cos थीटा की वैल्यू आने लगेगी n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। बात समझ में आई? क्या टफ था इसमें? एक के बाद एक स्टेप ही तो चल रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाया ही नहीं मैंने अभी तक। रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाया बस, उसके बाद सिंप्लीफाई तो करता जा रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं है। थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? cos इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन में है n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, ये लो। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, ये भी देखिए जेईई मेन का क्वेश्चन है आपका, बहुत बढ़िया, थोड़ा सोचने में तो मजबूर कर देता है। अच्छा, ये यूनिट्स एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है, इसको जब हम यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ लेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जब यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ लेंगे तब डिस्कस करेंगे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, रिलेटिव वेलोसिटी किसका क्वेश्चन है ये? रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, चिंता मत करो, जब रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ लोगे तब ये क्वेश्चन बनेगा। अभी तो आप बेसिक मैथ्स ही पढ़े हो ना, अभी तो आपने बेसिक मैथ्स ही पढ़ा है। अगर आप बेसिक मैथ्स से ये क्वेश्चन उड़ाने लग जाओ तो फिर बाकी चैप्टर की क्या ज़रूरत,
है। और क्या, अगर आप बेसिक मैथ्स पढ़कर ही रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट उड़ा दो तो रिलेटिव वेलोसिटी क्यों पढ़ना फिर, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ लेंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब ज़्यादा मजा आएगा। यहां पर मैं आपको बता दूं, आप छाप लो उस चीज़ को, तो क्या मतलब, पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का, वेक्टर्स ऑलरेडी पढ़ लिया है, दोनों को कंबाइंड करेंगे, आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन मिलेगा आपको रिलेटिव वेलोसिटी में। नेक्स्ट, ओहो, चलो भाई इसको सॉल्व करें। लेट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये, a2 का ये, a1 प्लस a2 का मैग्नीट्यूड ये, और वैल्यू पूछी है इसकी। अच्छा, इसको थोड़ा सही कर लेना, ये माइनस होगा, ये क्या है, माइनस, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे, देखिए a1 प्लस a2 वेक्टर का अगर हमने एडिशन किया है तो हमको एक रिजल्टेंट वेक्टर मिला होगा जिसका मैग्नीट्यूड है 5, ठीक है। तो हम लिखते हैं 5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये क्या कर रहा हूँ मैं, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है ना। वो क्या होगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 कॉस ऑफ थीटा, हाँ कि ना, हाँ। तो 5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, a1 स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, a2 स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 इंटू 5 कॉस थीटा, है ना। ओके सर, आइए तो 5 स्क्वायर करके अगर मैं इसको 9 लिख दूं, इसको 25 लिख दूं, इसको 5 या 15 दूनी 30 लिख दूं, और इसको कॉस थीटा लिख दूं, तो क्या कोई दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 25 कट जाएगा, 25 माइनस 25 जीरो हो जाएगा, हाँ सर बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, इधर आएगा -30 कॉस थीटा, है ना, -30 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 9, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, -9/30, यानी कि 3 तिरका 9, 3 धाम 30, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -3/10 आ गया। ओके, इसका डॉट प्रोडक्ट करा ले, इसका डॉट प्रोडक्ट करा ले सर, बिल्कुल करा लो। 2 तिया 6 a1 वेक्टर डॉट a1 वेक्टर, a1 वेक्टर डॉट a1 वेक्टर, ठीक है ना। ये देखो ना, 2 3 जा 6, a1 वेक्टर डॉट a1 वेक्टर, फिर 2a वेक्टर माइनस, तो माइनस ऑफ 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर, a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, a2 वेक्टर डॉट a1 वेक्टर, एंड क्या भैया, माइनस 3 2 जा 6, a2 वेक्टर, 3 2 जा 6, a2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर, a2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर, सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है ना। 2 3 जा 6 सही है, a1 वेक्टर डॉट a1 वेक्टर बिल्कुल सही है, फिर यहाँ पे 2 2 जा 4 आ गया, बिल्कुल सही, माइनस भी लग गया, और a वेक्टर डॉट a2 वेक्टर हो गया, फिर प्लस 3 3 जा 9 लिख दिया मैंने, a2 वेक्टर डॉट a1 वेक्टर लिख दिया, फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 3 2 जा 6, a2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर, बहुत बढ़िया। जब आप सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कराते हो तो मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको 6 टाइम्स ऑफ a का स्क्वायर माइनस, अच्छा a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर और a2 वेक्टर डॉट a1 वेक्टर सेम चीज है, तो -4 + 9 कितना होगा, +5। अरे भाई a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर बराबर होगा a2 वेक्टर डॉट a1 वेक्टर के, ठीक है ना। तो -4 + 9 कितना हुआ, +5 हुआ, आया कितना, a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर, ठीक है ना, माइनस ऑफ 6 टाइम्स ऑफ a2 का स्क्वायर। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है भाई, वैल्यू निकालनी है, हम वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको a का मैग्नीट्यूड पता है 3, तो हम लिख सकते हैं इसको 6 × 3 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ a1 डॉट a2। डॉट प्रोडक्ट को आप कैसे लिखते हो, डॉट प्रोडक्ट को आप लिखते हो a1 a2 कॉस थीटा, ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते हो, हाँ सर बिल्कुल, माइनस a2 का स्क्वायर, a2 का मैग्नीट्यूड है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, तो हो जाएगा 6 × 25। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं, चलो। तो ये हो जाएगा 6 × 9 प्लस 5 टाइम्स ऑफ a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है कितनी, 5, a2 की वैल्यू है कितनी, 5, और cos थीटा आपने ये निकाला है, cos थीटा की वैल्यू है -3/10, पुट करो तो cos थीटा की वैल्यू आ गई -3/10, माइनस ये आ जाएगा कितना, 6 × 25। क्लियर है, ये कटा 5 दूनी 10, ठीक है, ये हो जाएगा 6 × 9 = 54, ये हो जाएगा -5 × 3 = 15, 3 = 45,
45/2 ये हो जाएगा 25 पंचे 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 छिंग 150। ठीक है ना, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 45 का आधा हो जाएगा 22.5 है ना, 150 ये 22.5 बट ये आ जाएगा अपना 118.5 समथिंग नेगेटिव का, -118.5 समथिंग नेगेटिव। ठीक है, पक्का 100%, कुछ भी नहीं था भाई, कुछ भी नहीं था, लेंदी क्वेश्चन था, डराने वाला क्वेश्चन था, मेन का क्वेश्चन है आपके, कुछ भी नहीं है, मैथ्स है, मैथ्स लगाते जाओ, क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाओ। अब क्वेश्चन जैसे ये अच्छा है ना, इसमें देखो मैथ्स नहीं ली है, मैथ्स बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं की, यहाँ पर मैथ्स इन्वॉल्व कर ली, यहाँ मैथ्स इन्वॉल्व करी, और ये देखो कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन नीट के लिए बनाया है 2019 का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v वेक्टर इज एक्टेड बाय 3 फोर्सेस। एक पार्टिकल है जो v वेक्टर से भाग रहा है, जिसके पास v वेलोसिटी है, उस पर 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल PQR द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी। अब आप देखो वेक्टर देखो, आप ये ट्रायंगल देखो, ये एरो, इसके हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल, इसके हेड पे तीसरे वेक्टर का टेल, तो यहां पर क्लोज्ड लूप बना, क्लोज्ड लूप ऑफ सेम ऑर्डर, क्लोज्ड लूप इन सेम ऑर्डर, इन सेम ऑर्डर। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन है। हम यहां बोल सकते हैं कि यहां पर अगर हम ए वेक्टर इसको मान लें, ए वेक्टर, हम इसको बी वेक्टर मान लें, या हम इसको ऐसे कुछ मान लेते हैं यार ज़्यादा आसानी से, फोर्सेस है ना, तो हम फोर्स मान लेते हैं कि यह है आपका F1 वेक्टर, यह है F2 वेक्टर, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर और F3 वेक्टर। तो क्योंकि यहाँ पर क्लोज्ड लूप बन रहा है और वो भी सेम ऑर्डर में बन रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर का सम कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। मतलब ये कैसी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है ये, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। नेट फोर्स 0 आ रहा है, अरे भैया इक्विलिब्रियम की कंडीशन मतलब नेट फोर्स 0 आ रहा है, और अगर नेट फोर्स 0 आ रहा है तो वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ऑप्शन देखो, क्या वेलोसिटी इंक्रीज होगी, नहीं, क्या डिक्रीज होगी, नहीं, रिमेन्स कांस्टेंट, हाँ बिल्कुल, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन्ड है। क्लियर, पक्का, हाँ सर, बहुत ही बढ़िया भाई। नेक्स्ट 98, a metal sphere is hung by a string fixed to a wall. The sphere is pushed away from the wall by a stick. The forces acting on the sphere are shown in the figure. Which of the following statement is wrong? Which of the following statement is wrong? अच्छा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन्ड है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन्ड है, स्टार लगा के लिख दे रहा हूँ, इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड, इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड, इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड। ठीक है, तो देखो यार, इस पर लग रहा है एक तो लग रहा है इस पर क्या, ये टेंशन लग रही है। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट ये बनेगा टी कॉस थीटा, ठीक है ना, एक कंपोनेंट बनेगा इसका टी साइन थीटा, एक बनेगा इसका कंपोनेंट टी साइन थीटा। एक्ट कर रहा है वेट इसका नीचे की तरफ, और एक फोर्स लग रहा है इस पे बाहर की तरफ। ठीक है, ओके, तो हम बोल सकते हैं कि टी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, टी cos theta is equals to W and T sin theta is equals to P, ठीक है ना, ओके। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन्ड है, तो हम बोल सकते हैं कि T वेक्टर प्लस P वेक्टर प्लस W वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन्ड है। तो ये वाला पॉइंट तो एकदम सही हो गया। अच्छा, अगर आप इसको ध्यान से देखो, मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 इसको बोलूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलूँ, और मैं अगर इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दूँ इक्वेशन नंबर 1 से, तो क्या होने वाला है, देखो, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, यही होगा, देखना, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी बाय डब्ल्यू, टी से टी कटेगा, टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, या मैं बोलूँ डब्ल्यू टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, पी के बराबर आ जाएगा। ये देखो, ये ऑप्शन भी एकदम सही है, मतलब ये ऑप्शन भी एकदम सही है। एक ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, क्या, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करूं और उसमें इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, क्या होगा, टी साइन स्क्वायर थीटा टी कॉस स्क्वायर, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जुड़ेगा,
टी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर के बराबर। क्या ये भी ऑप्शन में है? हाँ सर, ये भी ऑप्शन में। मतलब ये तीनों ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ये ऑप्शन तीनों एकदम करेक्ट है, लेकिन हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। डी वाला क्या है भाई? इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर अ सेट ऑफ नॉन कोलिनियर, अरे ये तो मेरे नोट्स का क्वेश्चन है, ये तो मेरे नोट्स का क्वेश्चन है। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है अंडर अ सेट ऑफ नॉन कोलिनियर फोर्सेस, तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस लगेंगे? तो आंसर है 3। आंसर है कितना? 3। पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं, नोट्स में ऐड करा चुका हूं। चलो भाई, एक क्वेश्चन आपका पिछले लेक्चर का है, लेक्चर नंबर मतलब जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 2 किया था, उसका क्वेश्चन था 43 नंबर का, है ना। ये क्वेश्चन वहां पर छूट गया था, मैंने आपको बोला था करवाएंगे, लेकिन उस लेक्चर में वो क्वेश्चन हो नहीं पाया, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर मैं आ गया हूँ लेकर। कमेंट में भी बच्चे ने पूछा है, मैंने उसको रिप्लाई भी किया है कि मैं थर्ड वाले पार्ट में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करा दूंगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को अच्छा टफ क्वेश्चन मानूंगा, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको ना परेशान कर देते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको परेशान करते हैं, ये वही परेशान करने वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एड अप टू अ वेक्टर सी, ठीक है, मतलब सी वेक्टर आपका रिजल्टेंट हो गया। सी वेक्टर क्या है आपका? रिजल्टेंट हो गया। When vector A vector is made 3 times as long and vector B is doubled in length without changing their direction, then it is found that vector C is also doubled। अच्छा ओके, ठीक है। क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर जब आप कर रहे हो तो आपको C वेक्टर मिल रहा है। उसके बाद आपने क्या किया है? A वेक्टर इज मेड 3 टाइम्स, तो आपने 3A टाइम्स कर दिया, ओके। एंड वेक्टर बी इज डबल्ड, वेक्टर बी को भी आपने क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो आपको ये दिखता है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, डायरेक्शन वही है। अच्छा, दैट इज फाउंड दैट वेक्टर सी इज ऑल्सो डबल्ड, मतलब वेक्टर सी क्या हो गया है? डबल हो गया। अच्छा, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ऑल वेक्टर्स आर पैरेलल, ऑल वेक्टर्स मस्ट बी पैरेलल। चेक करते हैं भाई, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है तो देख लेते हैं पैरेलल है कि नहीं। अगर हमारा वेक्टर ये पैरेलल है, मान लो ये वेक्टर पैरेलल है ना, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री हो जाएगी। तो मैं अगर इसका रिजल्टेंट निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ? c इज इक्वल्स टू अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 1, तो ये कितना हो जाएगा? 2ab हो जाएगा। a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या ये स्क्वायर को रूट खा जाएगा, तो यहाँ पर क्या वैल्यू बचेगी? सिर्फ और सिर्फ c इज इक्वल्स टू a प्लस b, यही बचेगी क्या? हाँ, तो जब भी वेक्टर पैरेलल होते हैं तो हम उसको सीधे सीधे ऐड कर देते हैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। देखिए c इज इक्वल्स टू a प्लस b। तो भाई अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है तो ये भी पैरेलल होना चाहिए। अगर हमने ये माना कि ये वेक्टर पैरेलल है तो हमने एंगल थीटा ले लिया, मान लिया ना हमने कि एंगल थीटा ले लो, ये पैरेलल है, मान लिया। अब जब हमने इनके इसको 3 टाइम्स बढ़ा दिया, इसको 2 टाइम्स बढ़ा दिया और इसको 2 टाइम्स बढ़ा दिया, डायरेक्शन तो चेंज की नहीं, तो मतलब ये अभी भी पैरेलल होने चाहिए। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? सीधे सीधे ऐड कर सकता हूँ, जैसे मैंने a प्लस बी किया था। यहाँ मैं 3a प्लस 2b करूँगा तो 2c मुझे मिलना चाहिए, तो मैंने लिखा, आगे लिखा मैंने इसको, देखिएगा, है ना क्या करने वाला हूँ मैं, इसे देख रहा हूँ। मैं ये मान रहा हूँ कि अभी भी ये पैरेलल है। जैसे a प्लस बी मिलकर हमको c दे रहे हैं, वैसे हमको ये भी देना चाहिए, पैरेलल है अगर तो। आओ देखते हैं। तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2c होता है, होना चाहिए ना भाई, अगर थीटा 0 डिग्री है तो। समझना भाई, a प्लस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर था, हमने बोला कि वेक्टर पैरेलल है। क्या भैया? वेक्टर पैरेलल है, ऑल 3 वेक्टर्स मस्ट बी पैरेलल, हमने ये मान लिया। तो भैया थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 0 डिग्री आ गई। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ गई तो आप कैसे मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो? सीधे a प्लस बी करके। वैसे ही मैंने बोला कि जब 3 टाइम्स हो गया वेक्टर a, 2 टाइम्स हो गया वेक्टर b, तो 2 टाइम्स हो गया वेक्टर c, लेकिन अभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, तो ये पैरेलल होने चाहिए, मतलब सीधे सीधे एडिशन होना चाहिए। तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2c, हाँ कि ना? यहाँ भी तो सीधे सीधे एडिशन हुआ, a प्लस बी इज इक्वल टू c, तो यहाँ भी 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2c होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के लिखूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं इसको 2a प्लस 2b प्लस a इज इक्वल टू 2c लिख सकता हूँ। हाँ सर। अच्छा, a प्लस बी सी के बराबर है, तो 2a प्लस 2b किसके बराबर होगा? 2c के बराबर होगा, है ना? तो यहाँ पर 2c प्लस a बराबर है 2c के, तो इसका मतलब ये है कि भैया यहाँ 2c पर कुछ और जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको 2c मिल रहा है, मतलब यहाँ पर वेक्टर्स पैरेलल नहीं, एक कोई एक्स्ट्रा वेक्टर है ना? यहाँ वेक्टर पैरेलल नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या हुआ? गलत हुआ। ठीक है ना, पहला ऑप्शन गलत हुआ। दूसरा बोल रहा है बी वेक्टर एंड सी वेक्टर मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर बट
A need not to be, A vector need not to be, A vector need not to be parallel to B vector and C vector. अब देखो C वेक्टर एक रिजल्टेंट वेक्टर था, अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर को एक वेक्टर के पैरेलल कराना है, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है ये एक वेक्टर है ना, मान लीजिए B वेक्टर है, ठीक है ना, अगर आपको रिजल्टेंट इसके पैरेलल चाहिए, रिजल्टेंट इसके पैरेलल चाहिए, रिजल्टेंट इसके पैरेलल चाहिए, ये देखिए ऐसा, अगर आपको रिजल्टेंट इसके पैरेलल चाहिए तो उसका मतलब ये इनके बीच में एंगल 0 होना चाहिए, है ना, इसके बीच में एंगल 0 होना चाहिए, ठीक। मतलब ए वेक्टर जो तीसरा वेक्टर है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तभी तो ये वेक्टर इसके पैरेलल आ पाया। अगर मान लो बी वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा होता, देखो ये बी वेक्टर है और अगर ए वेक्टर की छोटी सी भी वैल्यू होती तो फिर आपका रिजल्टेंट वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल नहीं हो पाता, रिजल्टेंट वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल नहीं हो पाता। क्लियर है? और ए वेक्टर की वैल्यू तो है, ए वेक्टर की वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट करती है। सिर्फ एक ऐसा केस है जिसमें ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे और वो केस क्या है कि ए वेक्टर ये हो, बी वेक्टर ये हो और रिजल्टेंट वेक्टर ये हो जाए। समझे मेरी बात? लेकिन हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि तीनों वेक्टर पैरेलल नहीं हो सकते। अगर तीनों वेक्टर पैरेलल नहीं है तो एक वेक्टर जैसे ही निकलेगा तो रिजल्टेंट कभी भी पैरेलल दूसरे वेक्टर के नहीं हो पाएगा। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। मैं समझ पा रहा हूं कि ये बहुत टफ होगा आपको डाइजेस्ट करने में, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके वापस सुनेंगे मैंने क्या बोला है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन में आते हैं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर है ईच अदर के? हम जरा ये भी देख लें, हम जरा ये भी सोच लेते हैं। अगर वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है ना, तो हम बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए अगर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है तो। मानते हो कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। सिमिलरली 3a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर होना चाहिए अगर परपेंडिकुलर है तो। हाँ सर बिल्कुल सही, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा ना, क्योंकि अगर यहाँ परपेंडिकुलर है तो यहाँ भी परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन तो चेंज नहीं कर रहे। ओके सर, ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर। अच्छा ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, तोड़ के लिख रहा हूँ, प्लस 5a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। लिख सकता हूँ? हाँ सर। 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर किसके बराबर होगा? 4c स्क्वायर के बराबर होगा। देखो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर किसके बराबर होगा? 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर, क्या 4c स्क्वायर के बराबर होगा? हाँ सर। तो यहाँ पर फिर वही बात आ गई कि 4c स्क्वायर में आपको कुछ जोड़ना पड़ रहा है तो आपको 4c स्क्वायर मिल रहा है, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई डायरेक्शन चेंज हो गई, वो परपेंडिकुलर भी नहीं होंगे, वो परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो आंसर क्या है आपका? डी वाला, डी इज योर आंसर। समझे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इसको तो मैं जितने स्टार लगा दूं उतने स्टार कम है भाई इस क्वेश्चन के लिए। मतलब ये तो मैं मानूंगा कि ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, मानूंगा मैं, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना? आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए भाई इसी के साथ करते हैं इस लेक्चर को खत्म, और वेक्टर्स के सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्या कर दिए हैं? दिखा दिए, है ना। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है, magnetbrains.com नाम से आप गूगल पर जाकर टाइप करेंगे तो ये पेज आपके सामने खुलेगा, आप उतना ही खुश हो जाएंगे जितना ये बच्चा है। अब देखिए यहाँ पर सारा का सारा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मान लीजिए आप नीट के स्टूडेंट हैं, आप नीट पे क्लिक करेंगे तो मेरा कोर्स आपके सामने आ जाएगा। आप जैसे ही मेरी फोटो को क्लिक करेंगे, मेरा पढ़ाया हुआ जो कुछ है वो आपके सामने आ जाएगा, है ना। ये सारे लेक्चर्स हैं, लेक्चर के बाद वो डीपीपी है, डीपीपी के बाद डीपीपी का सोल्यूशन है, सब आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, बहुत ईजी टू एक्सेस है। जैसे आप लेक्चर पे क्लिक करेंगे तो लेक्चर पे देखो मैं आपको पढ़ाता हुआ दिख जाऊंगा, है ना। ओके, तो हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम भी आपसे थोड़ा प्यार और सपोर्ट चाहते हैं, वो आप हमें कैसे दे सकते हैं? हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके अपने दोस्तों के बीच में, और उन्हें बताइए कि ऐसा चैनल एग्जिस्ट करता है जिसने आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक तो पढ़ाया, साथ दिया आपका, और वो अब आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करवा रहा है। ठीक है ना? तो चलिए भाई करते हैं इस लेक्चर को खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।